एवरीवन, वेलकम बैक टू अडा 24/7 स्कूल। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आप मेरे साथ बायोलॉजी का बहुत बहुत बेहतरीन एजुकेशन प्राप्त करने वाले हैं बच्चों, और अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ करने वाले हैं। सो आई होप आज के सेशन के लिए, आज के इस वीडियो के लिए आप बहुत अच्छे से तैयार होंगे। सबको पता चल ही गया होगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का हमने 1 शॉर्ट वीडियो कंप्लीट कर लिया है। उसको आप जाइए, देखिए, आप अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करिए। और आज उसका मैं आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो भी बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि अभी तक तो आप जय श्री राम 1 2 3 4 करके टिक करे जा रहे थे, पर अब बारी है बच्चों किस चीज़ की, अब बारी है आपके एग्जामिनेशन में लिखने की। और जब भी बात आती है लिखने की, तो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन में हमेशा स्टेप वाइज नंबर मिलते हैं। अगर आप स्टेप वाइज नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। सो यू हैव टू फॉलो ईच एंड एवरी स्टेप। प्रॉपरली आपको लिखना है, प्रॉपरली चीज़ें सही तरीके से लिखनी है, ये चीज़ आपको याद रखना है। आज का ये वीडियो आपके स्पेशली मैंने टर्म 2 के लिए बनाया है, ताकि आप अपने टर्म 2 में फोड़ कर आ सके। सो लेट्स स्टार्ट। ऑब्वियसली मैंने मास्क लगा के फोटो बनवाया है ताकि आपको थोड़ा सा अवेयरनेस भी मिले, क्योंकि आज हम बहुत सारे टाइप के डिजीज़ के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। चलिए, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब भी आप एग्जामिनेशन का पेपर देखेंगे तो 4 कैटेगरी में आपको पेपर आने वाला है। पहला आएगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, फिर आएगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में एक 2 नंबर का आएगा, एक 3 नंबर का आएगा, और फिर आएंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो 5 नंबर के आएंगे। तो ये है आपकी कैटेगरीज ऑफ द क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर के अंदर आपका केस बेस्ड भी आ सकता है। तो इसी हिसाब से मैंने आज आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपन वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से। सेशन थोड़ा जल्दी जल्दी भागेगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी सेशन में आपके कंप्लीट करा दूं। तो पहला क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का है वो 1 नंबर का होगा। और पहला क्वेश्चन जो हमारा इम्यून सिस्टम से आया है वो ये है, नेम द इम्यून रिस्पॉन्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजेक्शन ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन इन द पेशेंट्स बॉडीज पार्ट इन द ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि कौन सा जो इम्यून सिस्टम होता है वो जब भी हम ट्रांसप्लांट कराते हैं उसमें रिजेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको मैंने 2 प्रकार के, देखिए मैं इसका आंसर सिर्फ 1 वर्ड ही है, पर आपको इसके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं, आई होप कि आपको पता होंगी। पता है कि नहीं है? बोलिए बोलिए बोलिए। सो आप लोगों को मैंने ये पढ़ाया कि जो आपका इम्यूनिटी होती है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं थोड़ा, ओके, जो आपकी इम्यूनिटी होती है, ठीक है, आप लोगों को मैंने ये चीज़ पढ़ाई भी है। इम्यूनिटी बच्चों 2 प्रकार की होती है। हाँ मैम, आपने पढ़ाया है। एक कौन सी होती है बच्चों? एक होती है आपकी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, ठीक है, जिसके अंदर सारी एंटीबॉडीज़ पढ़ते हैं। मैं थोड़ा एमीज़ लिखते हैं इसको हम लोग, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। और एक होती है सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, ठीक है। जब आप ध्यान से सुनना, ये क्या करता है, ये पैथोजन को ट्रैप कर लेता है, ठीक है, ये क्या करता है, पैथोजन को ट्रैप कर लेता है, ट्रैप पैथोजन, क्लियर। पर ये क्या करता है, डायरेक्ट इन्फेक्टेड, किल द इन्फेक्टेड सेल, किल द इनफेक्टेड सेल्स, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, डायरेक्ट इन्फेक्शन को मारना, ठीक है। डायरेक्ट किलिंग का जब भी रोल आता है ना, तो हमेशा हम इसकी बात करते हैं। समझ में आई बात? तो अगर आपकी बॉडी में कोई फॉरेन चीज़ आ गई है तो तुरंत आपकी बॉडी सोचती है ओ नो ये आ गया, इसको धड़ाधड़ मारना है। तो जब धड़ाधड़ की बात आती है, सड़ासड़ की बात आती है, फड़ाफड़ की बात आती है, इमीडिएट रिस्पॉन्स की बात आती है, ठीक है। जब भी आपकी इमीडिएट रिस्पॉन्स की बात आएगी, जब भी आपकी इंटेंस रिस्पॉन्स की बात आएगी, जब भी आपकी डायरेक्ट किलिंग की बात आएगी, जब भी आपकी ग्राफ्ट रिजेक्शन की बात आएगी, तो सीधे आपको किसका हाथ पकड़ना है, सीधे आपको हाथ पकड़ना है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स का। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ही खतरनाक होता है। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ही खतरनाक रिस्पॉन्स है। ये उन इन्फेक्टेड सेल्स को ही मार देता है जिसके अंदर इन्फेक्शन घुसा हुआ है। अब आपकी बॉडी में कोई फॉरेन सेल तुमने ले लिए, कोई ऑर्गन ले लिया है, बॉडी ने सोचा कि तुरंत ये तो मेरा पार्ट ही नहीं है, मारो इनको, धड़ 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 धड़। तो कौन सी सेल्स आ जाएंगी, तो आपकी आएगी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। सेल मीडिएटेड इम्यून, नोट्स भी साथ ही साथ बनाते जाइएगा। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर बेटा जी हम कौन सी सेल्स पढ़ते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर हम
टी सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, टी सेल्स कितने प्रकार की होती हैं? टी सेल मैम 3 प्रकार की होती है। सब वन शॉट में कंप्लीट कर लिया है। जो बच्चा ये सेशन देख रहा है उसे वन शॉट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, टी सेल 3 प्रकार की होती है, हेल्पर सेल, साइटोटॉक्सिक सेल और सप्रेसर सेल। ठीक है, टी सेल्स सेल मेडिएटेड के अंदर आती हैं और जितनी भी दुनियादारी की एंटीबॉडी आती है रे, ठीक है, एंटीबॉडीज अगर शब्द आ रहा है ये, ठीक है, अगर बात आ रही है किसकी, अगर बात आ रही है एंटीबॉडीज, तो वो है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, एमीज। कहीं पर भी प्लाज्मा सेल का नाम आ रहा है, ठीक है, तो भी एंटीबॉडी उसी से बनती है। ठीक, प्लाज्मा सेल से, तो भी यही है। कहीं पर अगर बी सेल का नाम आ रहा है तो भी एंटीबॉडी इम्यून रिस्पॉन्स, ये सब एक ही चीज़ है। ठीक है, एक दूसरे के भाई बहन है, सब एंटीबॉडी बनाते हैं। क्लियर है? सो बेसिकली एंटीबॉडी, प्लाज्मा सेल, ठीक है, और आपकी बी सेल, ये सब आपकी एंटीबॉडी इम्यून रिस्पॉन्स में जो है काम करती हैं। ये पैथोजन को पकड़ लेती हैं क्योंकि इनका शेप कुछ ऐसा होता है। देखो मैं अभी से ऐसा बता दे रही हूँ क्योंकि मुझे आगे बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़ानी है। इनका वाई शेप का होता है शेप, और यहाँ पर ये पैथोजन को इस तरीके से ट्रैप कर लेती हैं। क्लियर है? और ये बहन जी क्या करती हैं, ये मान लो टी सेल है तो ये इस तरीके से जाती हैं और पूरा इन्फेक्शन को फैगोसाइट कर लेती हैं, या उसके ऊपर केमिकल छोड़ के उसमें छेद बना देती है और सारा सेल को मार डालती हैं, जो कि इन्फेक्शियस या फॉरेन होती है। क्लियर? तो ये मैंने आपको इम्यून सिस्टम समझा दिया, एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम और आपका सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। टी सेल सेल मीडिएटेड में और एंटीबॉडी मीडिएटेड में आती हैं। ठीक है, एंटीबॉडी मीडिएटेड को हम ह्यूम्यूरल भी कहते हैं, ह्यूम्यूरल इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इसमें भी अगर कहीं शब्द आ जाए तो घबराना मत। ठीक है, डन है। तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि मुझे बताइए कि ट्रांसप्लांटेशन जब हम करते हैं तो कौन सा इम्यून सिस्टम आएगा। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखी है, ग्राफ्ट रिजेक्शन। लिखा है कि नहीं लिखा है? ग्राफ्ट रिजेक्शन जब भी हम बात कर रहे हैं लल्ला, तो ग्राफ्ट जब भी हम किसी का लेते हैं तो वो फॉरेन है। फॉरेन बॉडी जैसी समझती है, ओ ये तो अपना नहीं है, तुरंत टी हेल्पर सेल जाती हैं आपके बोन मैरो के पास और वहाँ पर वो पूछती हैं कि भैया कौन इस सेल्स को मारेगा। उसमें से एक टी साइटोटॉक्सिक सेल एक्टिव होती है और वो बोलती है मैं मारूंगी। ठीक है, और फिर उसे थाइमस में ले जाके मैच्योर किया जाता है और फिर वो रेडी हो जाती है उन सारी सेल्स को मारने के लिए जो आपकी बॉडी की नहीं है। सो बेसिकली यहाँ पर सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ग्राफ्ट को रिजेक्ट करने के लिए। ठीक है, क्या किया आपका, समझो बात को, जितना भी टी और बी सेल है ना सब बनता बोन मैरो में ही है। बस टी सेल मैच्योर होने के लिए थाइमस में जाती हैं, तो सब बैठी रहती हैं, बी सेल और टी सेल आराम करती रहती हैं। टी हेल्पर सेल उठी और पूछी ये सेल को पहचानते हो क्या, ये सेल को पहचानते हो क्या? बी सेल बोले कि नहीं पहचानते, पर एक टी सेल ऐसी होगी जो बोली कि मैं पहचानती हूँ। उसको मैच्योर करो ले जाके थाइमस में और रेडी करो उन्हें किल करने के लिए। ठीक है, मैंने सब इम्यून सिस्टम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया आपको। ठीक है, डन हो गया बच्चों? ठीक है, तो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजेक्शन ऑफ द टिश्यू एंड ऑर्गन इन द ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, ये सब मिटा दूं, आई होप दिस इज क्लियर। तो ये जो होते हैं ये डिस्क जो है बेसिकली क्या कर पाते हैं, सेल जो CMIs होते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, ये सेल्फ एंड नॉन सेल्फ के बीच में पहचान पाती है। किसी को इसका डिटेल वीडियो लगाना है तो वन शॉट वीडियो मैंने बना रखा है, वो जाके देखिए। इवन आप इस चैप्टर के किसी भी टॉपिक को यूट्यूब में टाइप करेंगे, शिप्रा मैम वहां पे आपको मिलेगी, आप देख लो उस वीडियो को। ठीक है, नाउ रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है कि कब हो जाता है, देखिए एक टर्म आज मैं आपको क्लियर करती हूँ विच इज़ द ऑटो इम्यूनिटी। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है लल्ला। क्या होता है ऑटो इम्यूनिटी? ऑटो इम्यूनिटी का मतलब ये होता है जब बॉडी, ठीक है, बॉडी स्टार्ट showing immune response against its own body parts। क्लियर? तो जब बॉडी अपने ही पार्ट के खिलाफ इम्यूनिटी शो कर ले, मतलब आपने अभी पहले क्वेश्चन में पढ़ा कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है वो पहचान जाती है कि ये मेरी सेल है, इसको नहीं मारना है, ये दूसरे की सेल है, इसको मार डाल रहा है। पर कभी कभी बॉडी में लल्ला, मेरे बच्चों, मेरे आंखों के तारों, चांद सितारों, ठीक है, कभी कभी बॉडी जो होती है वो फेल कर जाती है ये सब काम करने में और उससे जनरेट होती है आपकी बॉडी में ऑटो इम्यूनिटी। रीज़न क्या है किसी को नहीं पता है। ऐसी ही ऑटो इम्यूनिटी की एक बीमारी होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। जब आपकी बॉडी आपके जॉइंट्स के खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लगे तो उस जॉइंट के बीचों बीच एंटीबॉडीज फंस जाती है। जब आप मूव करते हैं जॉइंट तो आपको बहुत दर्द होता है। इट इज़ कॉल्ड एज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, तो जब रूमेटॉइड आर्थराइटिस व्हेन बॉडी अटैक्स सेल
एंड डिफरेंशिएट एंड फेल्स, ठीक है, यहाँ पे फेल्स होगा, ठीक है, एंड फेल्स टू डिफरेंशिएट पैथोजन और फॉरेन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ये तब कॉज होता है जब बॉडी अपनी ही जॉइंट की सेल को क्या समझने लगती है बेटा, फॉरेन। यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस कॉज्ड व्हेन बॉडी स्टार्ट रिकॉग्नाइज देयर ओन जॉइंट सेल एज अ फॉरेन एंड स्टार्ट अटैकिंग इनटू देम एंड किल देम। तो जिसकी वजह से आपकी जॉइंट सेल खराब हो जाती है और आपको मूव करने में बहुत पेन होता है। क्लियर है, ये समझ में आया? दिस इज द ऑटोइम्यूनिटी। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस attacks when the body start attacking their self cell so that the joint get lost, ठीक है, सेल्फ सेल आपकी लॉस्ट हो जाती है, सेल्फ सेल इज लॉस्ट, सेल्फ सेल इज लॉस्ट। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन विच प्रॉपर्टी? याद है, बड़ा ही प्रचलन है इसका, बहुत ही इससे आजकल लोग बचने के लिए लगे हुए हैं। बताइए ये कौन है? ये है कोविड वायरस, ठीक है। पर इस कोविड वायरस से बचने के लिए हमने लगाई है अपने शरीर में वैक्सीन, यहाँ, ठीक है। वैक्सीन जब लगाई तो आपके कितने डोज लगाए हैं मैम? 2 डोज। फर्स्ट डोज लगाया और सेकेंड डोज लगाया है मैम। लगाया है कि नहीं लगाया? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। जब हम फर्स्ट डोज लगाते हैं तो हम बॉडी के अंदर उसके इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस को डाल देते हैं, ठीक है। अब कुछ आजकल तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन भी चल पड़ी हैं। तो हम बेसिकली वैक्सीन का क्या होता है फंडा? वैक्सीन का मतलब ये होता है कि मान लो कि ये कोविड वायरस है, इसी कोविड वायरस को हम पहले क्या करेंगे? इनएक्टिव करेंगे। मतलब मैं आपको जनरलाइज प्रिंसिपल बता रही हूँ। देयर आर फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन वैक्सीन। तो इसको हम पहले क्या करेंगे? इनएक्टिव करेंगे। इनएक्टिव करके फिर उसके हम वैक्सीन के फॉर्म में लेके आएंगे, इंजेक्शन वगैरह में भर देंगे और इसके डोजेस लगाएंगे। क्लियर है? 0.5 ml का डोज आप लोगों को लगा है, दोनों डोज 0.5 ml के लगे हैं, अगर आपको याद होगा। मैम हमें ये याद नहीं, कल रात में हमने खाना क्या खाया था, वैक्सीन का डोज क्या खा के याद रहेगा। सो वैक्सीन जो है उसमें हम पैथोजन को इनएक्टिव करके आपके शरीर में डाल देते हैं। जब हम फर्स्ट डोज डालते हैं तो आपको क्या क्या आता है बताओ? मैम बहुत ज़्यादा आता है। पता है मैम क्या लगता है हमको? ऐसा लगता है मर जाएंगे। क्या आता है बताओ? आपको फीवर आता है। आता है कि नहीं आता फीवर? हाँ मैम। और आपको क्या आता है? मतलब जैसा कोविड होने के बाद जो जो सिम्टम होते हैं ना वैसे वैसे आने लगता है, जैसे कि सोर थ्रोट लगने लगता है, ठीक है, सारी चीज़ें आपको ऐसी लगने लगेंगी। क्लियर? पर उसके 2-3 दिन के बाद आप सही हो जाते हैं। फर्स्ट डोज जब आपने लगाया तो आपने बना ली है बेटा एक बहुत अच्छी चीज़ जिसका नाम है मेमोरी, ठीक है। आपने क्या बना ली है? मेमोरी। क्लियर हो गई इतनी बात? मेमोरी बना के रख ली। जब आप को मान लो कि कोई अच्छा मेमोरी जो है आपने बना ली है, सेकेंड डोज से आप और ज़्यादा मेमोरी सेल्स बना के रख लेते हैं। जैसे ही एक्टिव पैथोजन आपके शरीर में घुसता है, ठीक है, मान लो कि ये कोविड वायरस यहाँ से एंट्री लेते जा रहा है, या हा, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, ठीक है, मान लो ये कोविड वायरस यहाँ से एंट्री ले रहा है, तो ये जो मेमोरी सेल हैं इसको तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेती हैं। क्लियर? ये तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेती हैं और ये तुरंत डिफरेंशिएट होती हैं। मेरी मेमोरी सेल तुरंत रिकॉग्नाइज करके क्या हो जाती हैं बेटा जी? डिफरेंशिएट, ठीक है, मतलब डिवाइड हो जाती हैं और ये बना लेती हैं अपनी बी सेल और ये बना लेती हैं अपनी टी सेल, ठीक है। टी सेल और बी सेल बनी, बी सेल से क्या बन जाएगा? एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडीज बनी और ये एंटीबॉडीज इस पैथोजन को किल कर देंगी, ये टी सेल इस पैथोजन को किल कर देंगी। सो दिस इज द वैक्सीनेशन। जब आप पहले इनएक्टिव लगाओगे तो पहले मेमोरी सेल बनी रहेंगी, मेमोरी सेल को पता चला ओ हो एक्टिव वाला आ गया, तुरंत वो डिवाइड करेंगी, धड़ाधड़ बी सेल टी सेल बनाएंगी, ये बी सेल टी सेल इस वाले एक्टिव पैथोजन को भम 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 मार देंगे। सो बेसिकली वैक्सीन जो है इट इज़ द क्या है, किस प्रॉपर्टी पर है? इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी। क्लियर है? मेमोरी बनाती है वैक्सीन ताकि फ्यूचर में कभी एक्टिव पैथोजन आ जाए तो हम उसे मार पाएँ, ठीक है। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओपियोइड? ठीक है, बताइए क्या करता है? बेसिकली ओपियोइड जो होता है, कभी मैंने इवन वन शॉट में भी ये चीज़ें डिस्कस की थी, कभी आपने सोचा कि जो राजा महाराजा लोग थे उनको, राजा महाराजा नहीं, जो साधु संत लोग थे वो कैसे इतनी ओला गोला बारिश परेशानी में तपस्या कर लेते थे? कभी सोचा आपने? क्योंकि आपके ब्रेन में और आपके जीआई ट्रैक में ओपियोइड के रिसेप्टर्स होते हैं। मैम
आप जो है ओपियोइड का मतलब तो जो है ओपियम होता है। ओपियम तो एक नशीला पदार्थ होता है मैम, ठीक है। ये नशीला पदार्थ के रिसेप्टर हमारे शरीर में पाए जाते हैं मैम। ये कैसी बातें कर रही हो आप? जी हाँ बेटा, ये जो ओपियोइड के रिसेप्टर्स होते हैं लल्ला, ये आपके ब्रेन में और आपके जीआई ट्रैक्ट में पाए जाते हैं। ओहो हो। और ये काम पता है क्या करते हैं? बेसिकली करते क्या है, जब आप बहुत घोर तपस्या करते हैं, लोग कहते हैं ना कि मेडिटेशन करने से मनुष्य अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण पा लेता है। ऐसा क्यों होता है? मेडिटेशन करने वालों को दुख सुख ज़्यादा फील नहीं होता, मतलब वो न्यूट्रल रहते हैं, दर्द वर्द नहीं होता। जो तपस्वी लोग रहते तो उनको कीड़ा भी काट ले, बिच्छू भी काट ले, तो उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता था, क्योंकि मेडिटेशन से उन्होंने अपने शरीर में कुछ ऐसे केमिकल्स जनरेट कर लेते हैं जो कि ओपियोइड जैसे होते हैं, और ये रिसेप्टर्स पे बाइंड करके आपको क्या फील कराते हैं? ये आपको पेन किलर की तरह होते हैं। ये किसकी तरह होते हैं बच्चों? पेन किलर की तरह होते हैं। तो उन मनुष्यों को, उन तपस्वियों को दर्द नहीं होता है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ओपियोइड जो है ये ओपियम सोमेनिफेरम जो है इससे निकलता है, इस प्लांट से निकलता है, ठीक है, पैपेवर सोमेनिफेरम से। इसके सीड्स को हम पॉपी सीड्स भी कहते हैं। इसका जो लेटेक्स होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अफगानिस्तान में उगाया जाने वाला ये प्लांट है। सारा टेररिज्म का फंडिंग यहीं से होता है। क्लियर है? समझ में आई बात? तो इट एक्ट एज अ पेन किलर, ठीक है। तो जो ऑपरेशन करते हैं पहले ओपियम दिया जाता था उनको। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेम 2 डिजीजेस विच कैन बी कंट्रोल्ड, ठीक है, spread can be controlled by the eradication of Aedes mosquito. I am not talking about the Anopheles. अब आपको पहली बात तो 2 बीमारियां पता होनी चाहिए जो एडीज मॉस्किटो से फैलती हैं। तो पहली है डेंगू और दूसरी है चिकनगुनिया, ठीक है। डेंगू और चिकनगुनिया ये 2 ऐसी बीमारियां हैं जो एडीज मॉस्किटो से फैलती हैं। एक येलो फीवर भी होता है। येलो फीवर जो है ये इंडिया में नहीं होता ज़्यादा, और इंडिया में होता ही नहीं है, अफ्रीकन कंट्रीज़ में होता है। इसमें वही है, हेडेक होता है, फीवर होता है, नाशिया होती है, वॉमिटिंग होती है और जॉन्डिस हो जाता है। तो पीले कलर का हो जाता है भाई, जॉन्डिस में तो आदमी पीला होता है, इसीलिए इसका नाम येलो फीवर है, जो एडीज मॉस्किटो के काटने से होता है। येलो फीवर इट इज़ अ टाइप ऑफ वायरल डिजीज जो मॉस्किटो के द्वारा आपको ट्रांसमिट कर जाती है। एडीज और जो आपका चिकनगुनिया और डेंगू है ये भी आपका वायरल डिजीज ही है, ठीक है। तो आपकी डेंगू, चिकनगुनिया और येलो फीवर ये तीनों एडीज मॉस्किटो से फैलती हैं। तो अगर आप एडीज मॉस्किटो को मार देंगे तो ये बीमारियां नहीं होंगी। और दूसरी बात, सबसे बहुत आपको पता है कि ये जो है ये मलेरिया से भी खतरनाक पापी है, ये दिन में पनपता है, ठीक है। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज मजा आ रहा है कि नहीं सेशन में? ठीक है, धड़ाधड़पन क्वेश्चन करते जा रहे हैं, इससे हमारा चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा। क्लियर है? नेम द कंडीशन इन द वर्टिब्रेट्स वेयर द बॉडी अटैक्स द सेल्फ सेल। सीधी बात, बताओ 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 क्या पढ़ा हम लोगों ने? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। यार कितने सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया जिसमें जॉइंट के खिलाफ एंटीबॉडीज बनने लग जाती हैं। फिर क्या होता है दैट इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस जिसमें पेंक्रियाज की बीटा सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। एक होती है माइस्थीनिया ग्रेविस जिसमें जॉइंट्स में पाए जाने वाले साइनोवियल फ्लूइड के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन जाती है। आज तक किसी को नहीं पता कि इसका क्या है मैकेनिज्म, पर होता है ऐसा कि कभी कभी बॉडी फेल कर जाती है अपनी ही सेल को सेल्फ समझने में, बोलती भाड़ में जा तू तो मेरी नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही अजीब सा है, पर है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिजीजेस, ठीक है। अब सजेस्ट अ मेथड टू इंश्योर एनामनिस्टिक रिस्पॉन्स इन ह्यूमंस, ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज़ रिवाइज करा देती हूँ। शिप्रा मैम आप मुझे हमको क्वेश्चन बता रही हो, रिविजन करा रही हूँ। बेटा रिविजन के कैसे काम चलेगा, चलो आ जाओ। मैं आपको एक ग्राफ समझाती हूँ, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जब हम किसी वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगाते हैं, ठीक है, जब हम किसी वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगाते हैं, डन है। वैक्सीन, इसका एग्जांपल मैं आपको आंसर पहले ही बता दे रही हूँ, वैक्सीन। जब हम किसी वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगाते हैं लल्ला, तो होता ये है कि पहले बॉडी पहचानती है कि ओ तुम आ गए स्वामी, ठीक है। डोज लगा तो इम्यून रिस्पांस कुछ ऐसा होता है, धीरे धीरे बॉडी पहचानती है, फिर धीरे धीरे बॉडी कुछ एंटीबॉडीज़ बनाती है, ठीक है। और एंटीबॉडीज़ बनाने के साथ साथ क्या बना देती है? एंटीबॉडीज़ बनाने के साथ साथ बना देती है मेमोरी। ये मेमोरी जो है ना, ये बहुत ही मार्वलस चीज़ है, बहुत ही भयंकर चीज़। जैसे ही नेक्स्ट टाइम अटैक हुआ, जैसे ही नेक्स्ट टाइम उसका लाइव पैथोजन का अटैक हुआ, लाइव पैथोजन, ठीक है, या ठीक है, देखो
यहाँ पे ऐसा बनाती हूँ, ठीक है। जैसे ही मान लो कि हमने फर्स्ट डोज लगाया है, फर्स्ट डोज लगाया या कुछ भी आप कर सकते हैं, फर्स्ट डोज में ऐसा हुआ, पर उसी वैक्सीन का जब हम सेकेंड डोज लगाते हैं, जब आपने देखा होगा कि जब हम फर्स्ट डोज लगाए थे तो हमको बहुत बुखार आया था, जब हम सेकेंड डोज लगाए तो हमको कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ तुम समझते हो? क्योंकि जैसे ही बॉडी को ये पता चला कि भैया इसको तो हम जानते हैं, ये तो वही है जो अभी जो है 1 महीने पहले आया था, तो बॉडी ने मेमोरी सेल्स बना रखी है। ये मेमोरी सेल रैपिडली डिवाइड होती हैं। क्या होती हैं बेटा जी? रैपिडली डिवाइड होती हैं, और रैपिडली धड़ाधड़ डिवाइड होकर खूब सारी एंटीबॉडीज बना देती हैं और किलिंग शुरू हो जाती है। तो अब यहाँ पर पैथोजन घुसा, उससे पहले हमने तैयारी पहले बना के रखी है, तो यहाँ पे रैपिड किलिंग होती है। रैपिड किलिंग होगी तो पैथोजन जो है वो बहुत देर तक आपके शरीर में रहेगा ही नहीं, या वैक्सीन के फॉर्म में आप इनएक्टिवेटेड पैथोजन ही तो दे रहे हो, तो बॉडी जो है वो बहुत तेज रिस्पॉन्स शो करती है, और जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स होगा उतनी मोर मेमोरी सेल्स बनेंगी, ठीक है, मोर मेमोरी सेल्स। और इसी को हम कहते हैं एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स। क्या कहते हैं? एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स। हो मेरी हैंडराइटिंग कितनी गंदी आ रही है, पर इट इज, ठीक है, इसे हम कहते हैं एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स। तो जब पहली बार पैथोजन आपके शरीर में घुसता है तो बॉडी सोचती है अच्छा ये है, ठीक है, तो इसके लिए ये वाली मेमोरी सेल्स बना लेते हैं, रख लेते हैं। जब सेकेंड डोज आपने वैक्सीन का लगाया तो बोली अरे 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 ये तो वही है जो 1 महीने पहले आया था। ऑलरेडी हमने मेमोरी सेल बनाई, मेमोरी सेल धड़ डिवाइड होती हैं, एंटीबॉडीज बना लेती हैं, और वो एंटीबॉडीज उस क्या नाम से आपका जो पैथोजन है जो वैक्सीन के फॉर्म में आप दे रहे हैं उसे मार डालती है, ठीक है। पर क्योंकि ये रिस्पॉन्स बहुत फास्ट होता है तो इस कंडीशन में और ज़्यादा मेमोरी सेल्स बनती हैं, तो इसीलिए हर वैक्सीन का 2 से 3 डोज होते हैं ताकि नंबर ऑफ मेमोरी सेल्स को हम बढ़ा सके। जो सेकंड डोज होता है वो बहुत ही भयंकर होता है, इसको हम कहते हैं एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स, ठीक है। तो बताइए किस मेथड से आप एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं? आपके वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन से, ठीक है। वैक्सीनेशन चाहे आप इंजेक्शन के फॉर्म में लगा रहे हो, चाहे आप ओरल ड्रॉप्स के फॉर्म में देख रहे हैं, एक्टिव इम्यूनाइजेशन दे रहे हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन दे रहे हैं। एक्टिव इम्यूनाइजेशन कैसा होता है बच्चों? एक्टिव इम्यूनाइजेशन वैक्सीन्स होती हैं, ठीक है, मतलब एक्टिव इम्यूनाइजेशन और पैसिव इम्यूनाइजेशन नहीं, एक्टिव इम्यूनाइजेशन वो होता है जब शरीर में बाहर से कोई एक्टिव जो है इन्फेक्शन घुसा, बॉडी ने जनरेट किया, दिस इज एक्टिव इम्यूनाइजेशन। इवन वैक्सीन भी एक क्या है? एक्टिव इम्यूनाइजेशन है, जिसमें हम हीट किल्ड पैथोजन को जो है आपके शरीर में डाल देते हैं, बॉडी उसको सोचती है फॉरेन है, फिर एंटीबॉडीज बनाते हैं। पैसिव इम्यूनाइजेशन कैसा होता है? हम बाहर से तेरे को क्या पिला देते हैं, जो है एंटीबॉडीज पिला देते हैं। तो एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स हमेशा सेकंड वाले में खतरनाक होता है, ठीक है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन, पैसिव इम्यूनाइजेशन, वीकेंड और किसी भी तरीके से, देखो यहाँ पे लिखा है ना एक्टिव और पैसिव। एक्टिव कौन सा होता है? वैक्सीनेशन इज एक्टिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है। फिर उसके बाद पैसिव क्या होता है कि हम बाहर से तुमको एंटीबॉडीज पिला रहे हैं, तो जब पहली बार पिलाएंगे तो उतना जल्दी रिस्पॉन्स नहीं आएगा, पर जब आप सेकेंड बार पिलाएंगे तो और खतरनाक रिस्पॉन्स आएगा। तो वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ द एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स। क्लियर हुआ इतनी बात? नेक्स्ट आगे बात करते हैं। डन हुआ ना? एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स समझे? सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स कहते हैं, जो कि बहुत ही भयंकर होता है। भयंकर होने की वजह से आपके शरीर में और मेमोरी सेल्स बन जाती है ताकि भविष्य में कभी भी आओगे तो हम तुमको मार डालेंगे, ठीक है। तो वैक्सीनेशन जो होता है ये आपका इम्यूनाइजेशन का एक पार्ट है, और यही एग्जाम्पल है एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स का। क्लियर हो गई इतनी? तो ये आपको क्लियर हो गया एनामनेस्टिक का रिस्पॉन्स का। आप सीधा एग्जांपल लिखना, इम्यूनाइजेशन इट मे बी एक्टिव और पैसिव। एक्टिव मतलब वैक्सीनेशन, पैसिव मतलब प्री परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ को हमने तुमको पिला दिया। पहली बार पिलाओगे तो स्लो रिस्पॉन्स होगा, सेकेंड बार में तो पता चल जाएगा कि ये एंटीबॉडीज इसके लिए बनी है, धड़ाधड़ मेमोरीज बना लेंगे, ठीक है। आ जाओ, अब अगर किसी पेशेंट को अमीबियासिस है, अमीबियासिस इज अ टाइप ऑफ प्रोटोजोन डिजीज, ठीक है। प्रोटोजोन डिजीज होता है जो एंटमीबा हिस्टोलाइटिका से होता है। अब आपको ये बताना है कि इसके कौन से सिम्टम्स होते हैं। एनसीईआरटी में साफ शब्दों में लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। जब हम गंदा खाना खाते हैं, मानते तो है नहीं अपन, समोसा, पानी पूरी, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये तो फिर भी पिज़्ज़ा बर्गर डोमिनोज वगैरह के खाते पर खाने का मन कर रहा है तो सेफ रहता है, पर गली के से नाखून बड़े होते हैं, फिर वो डुबो के पानी पूरी यहाँ तक डाल देता है, फिर अपन खाते हैं, तो उसमें पता है क्या आ जाता है, उसमें आपका इन्फेक्शन आता है अमीबियासिस का। देखिए कैसे, उसमें होता है आपका टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट। तो अमीबा का सिस्ट होता है टेट्रा न्यूक्लिएटेड, उसमें होते हैं 4 सिस्ट, ठीक है। ये टेट्रा, ये एक सिस्ट है, 4 सिस्ट नहीं, 4 न्यूक्लियस होते हैं, तो दिस इज द टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट, ठीक है। टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट, ठीक है। कितना बुरा लिख रही हूँ पर ठीक है। इस सिस्ट को आपने पॉटी से बाहर किया, पॉटी, ठीक है।
ये सिस्ट पॉटी पे आया। उसके बाद इसमें कौन बैठी, फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका। ये फ्लाई आपके फूड पे बैठ गई और फूड पे टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट को छोड़ दिया, इसको आपने ईट कर लिया। ईट करने के बाद ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में इसने दो फॉर्म्स बनाए, एक है माइन्यूटा, एक है माइन्यूटा और एक है मैग्ना। ठीक है, मैग्ना जो होता है ये वाला जो फॉर्म है, ध्यान से सुनना, मैं पूरा भी चीज़ें समझा रही हूँ, वेरी शॉर्ट कहने के लिए है पर समझाती तो शिप्रा मैम आप सभी हो। ये मैग्ना बेटा जो है लार्ज इंटेस्टाइन में इन्वेड कर गया। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो गया, इन्वेजन हो गया। इन्वेड हो गया मतलब घुस गया। इन्वेड करने के बाद उससे लॉस हुआ, पता है क्या भाई, लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल को आप खींचोगे तो उससे क्या निकलेगा, म्यूकस। ठीक है, उससे और क्या निकल सकता है, ब्लड निकलता है। ये इसके सिम्टम्स है भैया। ठीक है, और माइन्यूटा क्या होता है, ये कन्वर्ट होता है मैग्ना में। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट होता है, मैग्ना। समझ में आई बात, फिर से समझा दूं, देखो ध्यान से। जब हम पॉटी, मान लो अपने अंदर टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट, जब हम पॉटी किए तो टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट बाहर आ गया, फिर ये इसको फ्लाई ने जो गई पॉटी खाने के लिए और फिर वो आपके पैर में चिपका लाई, खाने पे भेज दी, खाना आपने खा लिया, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जो है दूसरे किसी ह्यूमन बीइंग के लार्ज इंटेस्टाइन में टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट पहुंच गया। ये दो फॉर्म में कन्वर्ट होगा, माइन्यूटा और मैग्ना। मैग्ना लार्ज इंटेस्टाइन में घुस जाएगा, उसको खींचेगा, उससे म्यूकस और ब्लड निकालेगा, और माइन्यूटा कुछ नहीं करता, समय आने पर वो मैग्ना में कन्वर्ट हो जाता है। तो इम्यूनिटी अगर जैसी सप्रेस होगी, माइन्यूटा गेट कन्वर्टेड इनटू द मैग्ना। तो देखो इससे क्या होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, दर्द होगा, एब्डोमिनल पेन होंगे, क्रैम्प्स होंगे क्योंकि इंटेस्टाइन में धंसे जा रहे हो, ब्लड और म्यूकस आएगा। ये है इसके सिम्टम, नोट डाउन करते जाइएगा धड़ाधड़ मेरे साथ। तो कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, स्टूल विद म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। क्लियर, क्योंकि आप इरोड कर रहे हैं ना मैग्ना फॉर्म, तो इरोड करेगा, खींचेगा इस तरीके से। ठीक है, मैग्ना धंसते जाता है, पूरा खत्म करते जाता है लार्ज इंटेस्टाइन को। अब ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो कि आजकल के युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी हम नीडल और सिरिंज को शेयर कर लेते हैं, ठीक है, और फिर लोग कहते हैं कि वो फलाना आदमी ड्रग्स लेने से मर गया। ठीक है, और मतलब वो ड्रग्स लेता था और 10 साल बाद वो मर गया। ठीक है, या वो 10 दिन बाद मर गया। ऐसा क्यों हुआ, ड्रग्स लेना था, अगर उसको मरना था तो उसी समय मर जाता ओवरडोज से, पर वो नहीं मरा। वो मरा 4-5 दिन बाद। आपको पता है उसके साथ हो क्या गया था, या वो मेरा 8-10 साल बाद। क्या होता है समझिए, अगर कोई युवा, बेसिकली यूथ में बड़ा ही क्रेज़ है लोगों को कि भैया हम लेंगे, ड्रग्स लेंगे, देखेंगे कैसा लगता है, मतलब बहुत एक्साइटमेंट रहती है। अलग अलग रीजंस होते हैं लोगों के ड्रग्स लेने का, उस पर बात नहीं करते। जब भी कोई यूथ अगर कोई ड्रग इन्वेड कर रहा है, मतलब कोई भी इंट्रावेनस इंजेक्शन ले रहा है और उसका सिरिंज कोई और शेयर कर लेता है, तो मान लीजिए किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस रहा होगा, तो वो हेपेटाइटिस विच इज़ अ वायरल डिजीज़, वो वायरस जो है वो सामने वाले के उसमें चले जाएंगे। तो हेपेटाइटिस तो इतना भयंकर होता है कि 7 दिन के अंदर मृत्यु भी हो सकती है आपकी। सो ये बात है कि अगर अच्छा ऐसे ही मान लो 10 साल बाद मृत्यु हुई, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर HIV हो गया था, HIV कन्वर्ट हो गया था एड्स में। HIV और एड्स में यही फर्क होता है कि जिस दिन वायरस इंसर्ट होता है तो कभी अभी आपकी बॉडी में उतना डैमेज शुरू नहीं हुआ है, पर जब आप HIV फैलता जाता है, आपकी इम्यूनिटी गिरती जाती, बहुत सारी और बीमारियां होती जाती है, तो इसे हम एड्स कहते हैं। तो पेशेंट एड्स से मर गया। तो जब आप इंट्रावीनस इंजेक्शन ले रहे हैं, ठीक है, और अगर आप किसी से दूसरे से, इसको कहते हैं ड्रग अब्यूज़, तो अगर आप किसी और से शेयर कर लेते हैं तो उसको आप अपनी बीमारियां ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि आपका ब्लड का कांटेक्ट, आपके ब्लड में जितने वायरस होंगे सब उसके अंदर चले जाते हैं और फिर मृत्यु हो जाती है। इसीलिए ये फेटल डिजीज़ है बेटा जी। क्लियर है? सो देखो, दे कैन एक्वायर सीरियस इन्फेक्शन लाइक द ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन, एड्स एंड हेपेटाइटिस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन HIV, वायरस जब अंदर जा रहा है तो इट इज़ अ HIV, पर जब बहुत टाइम हो जाता है तो इम्यूनिटी डिप्रेस होने लगती है, बहुत सारी और बीमारियां होने लगती है, इसको हम एड्स कहते हैं। HIV से एड्स होने में 2, 4, 5 से 10 साल तक समय लग सकता है। तो आदमी अगर अच्छे से रहे तो HIV को एड्स में कन्वर्ट होने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा और उसको जीवन जीने का समय ज़्यादा मिल जाएगा। ये मैं एड्स के बारे में बात कर रही हूँ। तो अगर कोई यूथ, कोई पर्सन ड्रग अब्यूज़ कर रहा है, नीडल एक्सचेंज नहीं करता है, नीडल एक्सचेंज कर रहा है, चेंज नहीं करता, मतलब बदलता नहीं है, अपनी ही किसी और को दे देता है, तो बेसिकली आप उससे बीमारियाँ ले रहे हो और आप उसको अपनी बीमारियाँ दे रहे हो, मेनली हेपेटाइटिस एंड HIV। इवन हेपेटाइटिस इज मोर डेंजरस देन द दिस एड्स। HIV से एड्स बनने में कुछ साल लगते हैं ना, हेपेटाइटिस में लोग 10 दिन में मर जाते हैं बेटा। ठीक है। स्मैक इज अ ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच केमिकल? ठीक है, स्मैक को हम हेरोइन भी कहते हैं। ठीक है,
तो इसके लिए मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी वन शॉट में, याद है आपको? ठीक है, अफगानिस्तान में एक प्लांट उगाया जाता है जिसको कहते हैं पॉपी प्लांट, इसको हम पेपेवर सोमनिफेरम भी कहते हैं, इसके सीड को पॉपी सीड कहते हैं। इसका जो लेटेक्स होता है इसको हम यूज़ करते हैं, तो जब इसका क्रूड फॉर्म होता है उसको कहते हैं ओपियम। ठीक है, फिर इसको हम थोड़ा सा प्योरीफाई कर देते हैं तो जिसको कहते हैं मॉर्फिन। फिर उसके बाद जो इसका डाईएसिटाइलेशन कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं हेरोइन, और हेरोइन जो होता है इसे ही हम स्मैक के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो हेरोइन जो होता है बेसिकली जितने भी आपके ओपियम्स होते हैं ये पेन किलर करते हैं, पेन किलर की तरह होता है, और ये आपको काम डाउन स्टेज पे लाने का काम करते हैं। सो स्मैक इज ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेपेवर सोमनिफेरम प्लांट। ठीक है, सो हेरोइन इसको हम कॉमनली कहते हैं। इसको हम जब मॉर्फिन का आप डाईएसिटाइलेशन कर देंगे, देखो सबसे पहले क्या होता है, ओपियम इज अ क्रूड फॉर्म ऑफ द पेपेवर सोमनिफेरम। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप इसको प्यूरिफाई कर लोगे तो मॉर्फिन, डाईएसिटाइलेशन कर दोगे तो हेरोइन, थोड़ा और मॉडिफिकेशन कर दोगे तो कोडीन जो है कफ सिरप में मिलाया जाता है तो आदमी को नींद आती है उससे। ठीक, तो इसको हम स्मैक कहते हैं। डाईएसिटाइलेट कर देते हैं मॉर्फिन को। ये वाइट कलर का क्रिस्टलाइन बिटर, ठीक है, अडरलेस जो है एक कंपाउंड है, इसको स्नॉटिंग से लिया जाता है। ठीक है, और स्नॉटिंग इस तरीके से इंजेक्शन के फॉर्म में लिया जाता है। इट इज़ अ डाईएसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ द पॉपी प्लांट। ठीक है, आपको पता है कि सऊदी अरेबिया में पॉपी प्लांट बैन, जो पॉपी सीड्स डालते हैं, पोस्तो कहते हैं जिसको हम, वो इंडिया में तो खाते हैं लोग पर वहाँ बैन है, क्योंकि सीड से भी हल्का हल्का नशा तो होता ही होगा पर इतना नहीं होता जितना इसके लेटेक्स से होता है। ठीक, अफगानिस्तान में उगाया जाता है ये। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। The term health is defined in many ways. The most accurate definition of health would be, बताइए क्या होती है भैया? सीधी बात है, the state of complete physical, mental and social being and not merely the absence of disease or infirmity। इसका मतलब ये है health is the state of well-being, ठीक है, या it is the state of complete mental, social, फिजिकल वेलबींग। ठीक है, सो सीधे आप हेल्थ की डेफिनेशन, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ मेंटल, सोशल, फिजिकल वेलबींग। ठीक है, इसका देखो ध्यान से समझो, हेल्थ का मतलब ये नहीं होता है कि किसी को बीमारी है या नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा है वेलबींग, ये हो गई डेफिनेशन। ठीक है, इट इज द स्टेट ऑफ, देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डेफिनेशन लिखी है, चलो ऐसा कर देती हूँ, इट इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल बीइंग, वेलबींग। ठीक है, एंड इट इज़ नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ द डिजीज़ और इन्फर्मिटी। इस किसी भी हेल्थ का मतलब ये नहीं तो उसको बीमारी है या नहीं है, मेंटली ठीक नहीं है, वो अच्छा फील नहीं कर रहा, वो खुश नहीं है, परेशान है, घर वालों से परेशान है, बीवी से परेशान है, पति से परेशान है, बच्चों से परेशान है। मैं आपको भले कोई बीमारी नहीं है, आपको MBBS नहीं है, एड्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हेल्दी हैं। हेल्दी का मतलब ये है कि बीमारी तो होनी ही नहीं चाहिए, साथ में आपका मेंटल लेवल अच्छा होना चाहिए, फिजिकल लेवल अच्छा होना चाहिए, आप सोशली लोगों के साथ अच्छा बिहेव करने वाले होंगे। लोग कहते हैं तू साइकोपैथ है साले, तू साइकोपैथ है, तू पागल है, इसका मतलब ये है कि आप उसके साथ ढंग से बिहेव नहीं कर रहे, यू आर नॉट सोशली फिट। तो आपको सोशल, मेंटल, फिजिकल, रिप्रोडक्टिव सब जगह फिट होना पड़ता है। क्लियर है? सो इट इज अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। लल्ला क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, समझ आ रही बात? अब क्या होता है, तुम लोग फिर मुझे बोलते हो, मतलब 12th क्लास वाले बच्चे थे, इनको मैं बहुत काम डाउन स्टेज पे पढ़ाती हूँ, क्योंकि इनको बहुत ही कम समय पर बहुत सारी चीज़ें मुझे देनी होती है, तो इसलिए धड़ाधड़, क्योंकि आप जल्दी समझ जाते हो ना, वो छोटे से बच्चे को थोड़ा सा मुझे समझा के पढ़ाना होता है। तुम तो मेरी जान हो यार, तुम तो इतने अच्छे से पढ़ते हो, अच्छा परफॉर्म करने वाले हो, तुम देश का भविष्य हो, तुम्हें डॉक्टर बनना है। ठीक है, चलो जल्दी ही मैं आपको नीट में लेक्चर्स लेने वाली हूँ, इतने प्यारे लेक्चर्स देने वाली हूँ ना कि आप भी सोचोगे। ठीक, चलिए, टाइफॉइड को हम एंट्रिक फीवर भी कहते हैं, जो कि साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है। एंट्रिक फीवर ये है क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन की धज्जियाँ उड़ा देता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की धज्जियाँ उड़ा देता है, मतलब बहुत एडवांस स्टेज में स्मॉल इंटेस्टाइन में छेद भी कर देता है। शिप्रा मैम ये क्या बोल रही हो? आपकी एनसीईआरटी की एक लाइन के बारे में डिस्क्राइब कर रही हूँ मैं आपको। तो ये जो आपका क्वेश्चन सेशन है, इट इज़ नॉट ओनली द क्वेश्चन सेशन, इट इज़ ऑल्सो अ रिविजन सेशन ऑफ द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। क्लियर है? समझ में आई बात? तो विडाल टेस्ट जो है बेसिकली वो हम टाइफॉइड के लिए यूज़ करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ टाइफॉइड, विडाल टेस्ट। ठीक है, विडाल टेस्ट। क्लियर? डन है? अगला क्वेश्चन करें। नेक्स्ट बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिक सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द मलेरियल फीवर। ठीक है, चलिए आ जाइए जी। जब मैंने आपको मलेरिया का लाइफ साइकिल पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कि ये है आपकी RBC।
ठीक है, ये क्या है आपकी आरबीसी। डन है बच्चों, क्लियर है इसमें, ठीक है। फिर इसके अंदर जो है ये पैथोजन आपका मलेरिया पैथोजन रेप्लिकेट करता जाता है, इन्हें हम मीरोजोइड्स कहते हैं। ये आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, कोई नीट का बच्चा अगर ये क्वेश्चन देख रहा है उसमें भी नहीं आएगा, ठीक है, बस मैं आपको बता दे रही हूँ। फिर ये आरबीसी जब लोड इंक्रीज होता है, लिसन टू मी, लोड इंक्रीज होता है, मीरोजोइड का नंबर नहीं, मीरोजोइड पैथोजन है, ठीक है, ये पैथोजन है आपका जिससे इन्फेक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद ये आरबीसी बर्स्ट हो जाती है और आपका पैथोजन बाहर आ जाता है, क्लियर है, समझ में आई बात। पर जब आरबीसी बर्स्ट होती है तो साथ में लल्ला मेरे बच्चों, मेरे आंखों के तारों, चांद सितारों, ये एक केमिकल रिलीज करते हैं और इस केमिकल का नाम होता है हीमोजोइन, ठीक है, हीमोजोइन, ठीक है। हीमोजोइन इज रिलीज्ड बाय द आरबीसी। किससे रिलीज किया जाता है? आरबीसी से रिलीज किया जाता है और इसकी वजह से आपको फीवर आता है, ठीक है। तो आप केमिकल का नाम समझ गए, द केमिकल इज रिलीज्ड बाय द आरबीसी रप्चरिंग, ठीक है, ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द मलेरियल पैरासाइट इनटू द ह्यूमन बीइंग एंड द नेम ऑफ द टॉक्सिन इज कॉल्ड एज हीमोजोइन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल्स एंड द फीवर इनटू द ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो ये देखो लिखा भी हुआ, सेम चीज मैंने बताई। आप ये डायग्राम देखो, डायग्राम ड्रॉ करोगे, देखो यार बायोलॉजी का सीधा कन्फंडा ये है कि कोई भी चीज़ अगर आप अपने एग्जामिनेशन में लिख रहे हो तो डायग्राम के फॉर्म में बता दो, ठीक है। डायग्राम के फॉर्म में बता दोगे तो आपका नंबर कटने की कोई गुंजाइश नहीं है। मतलब 1 मिनट से कम समय पे मैंने ये चीज़ें लिख दी तो लिखा भी वही चीज़ है। तो रप्चर ऑफ आरबीसी एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंस कॉल्ड एज हीमोजोइन, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फीवर और चिल के लिए, ये मैंने बताया। और हमेशा ये बार बार रिपीट होता है साइकिल में, ठीक है। तो जब फीवर आ रहा है इसका मतलब ये है कि जो आपका पैथोजन है वो ब्लड में रिलीज हो गया है, क्लियर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ओके। जब किसी पेशेंट को डिप्रेशन से या इंसोमेनिया से क्या करता है, कोप अप करना है, ठीक है, तो वो कौन सी ड्रग देता है डॉक्टर उसको, ठीक है। डॉक्टर उसको देता है बार्बिट्यूरेट्स और एम्फेटामाइंस, ठीक है। बार्बिट्यूरेट्स, एम्फेटामाइंस, एलएसडीज भी लोग यूज़ करते हैं पर लोग उसको अब्यूज़ करने लगते हैं। एम्फेटामाइंस एंड बार्बिट्यूरेट्स, मेनली बार्बिट्यूरेट्स, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एम्फेटामाइंस लिखा होगा पर आपको बता देती हूँ कि जब कोई पेशेंट डिप्रेशन में होता है या उसको नींद नहीं आती है तो मेनली उसको बार्बिट्यूरेट्स दिया जाता है। बार्बिट्यूरेट्स में सेडेटिव्स और ट्रैंक्विलाइजर्स दोनों होते हैं जो आपके मन को, ठीक है, जो आपके मन को क्या करते हैं, सेडेटिव से नींद आती है, ट्रैंक्विलाइजर से शांत होते हैं, तो ये दोनों होते हैं उसके में बार्बिट्यूरेट्स में, ट्रैंक्विलाइजर और सेडेटिव्स, जिससे आपका मन शांत होता है और आपको नींद आती है। और एम्फेटामाइंस जो होते हैं, देखो एम्फेटामाइंस का काम बताती हूँ। एम्फेटामाइंस 2 चीजें करता है, एक तो ये आपको जगा के रखेगा और दूसरा आपको शांत करेगा। मैम आप बात कर रही हो कि फिर नींद आने में कैसा है, जब व्यक्ति बहुत शांत हो जाता है तो उसको नींद आने लगती है। मैम जगा के रखता है, जब एक्सेसिव यूज हम एम्फेटामाइंस का करते हैं तो ये आपको नींद ना लाने का भी कारण होता है। तो स्टूडेंट्स जिनको प्रोलॉन्ग स्टडी करनी होती है वो एम्फेटामाइंस का ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं जिससे उनको नींद आना बंद हो जाती है। लिमिटेड यूज़ करने से एम्फेटामाइंस आपको शांत रखता है जिससे शांति से आपको नींद आ सकती है, ज़्यादा यूज़ करने से नींद नहीं आएगी, ठीक है, क्लियर है। तो एम्फेटामाइंस एंड द बार्बिट्यूरेट्स which contain barbiturates contain tranquilizers and sedatives which calm your body, which induces the sleep, and amphetamines calms your body and after calmness you feel sleepy and you will sleep, ठीक है। But students will abuse these drugs for the prolonged awakeness during the studies, ठीक है। जो MBBS लोग वाले होते हैं ना वो बहुत एम्फेटामाइंस को अब्यूज़ करते हैं, क्लियर। तो बार्बिट्यूरेट्स एंड एम्फेटामाइंस, यहाँ पर एक और आपको मैं वो लिखूंगी एम्फेटामाइंस, एम्फेटामाइंस तो लिखा ही हुआ है, बार्बिट्यूरेट्स, ठीक है। तो बेटा पता है ये क्या करते हैं, ये आपको ना बहुत एक्साइटमेंट लेवल को शांत कर देते हैं। जब पगलाते हैं इसको मार देंगे, इसको काट डालेंगे, इसकी ऐसे की तैसे, इसको आपको शांत करने का काम एम्फेटामाइंस का होता है। एक और लिख दे रही हूँ मैं, बार्बिट्यूराइट्स, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, ठीक। चलो आ जाओ मुन्ना लोग, लल्लो मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, आ जाओ देखते हैं। राइट डाउन द सेट्स ऑफ बैक्टीरियल डिजीजेस। कितनी बैक्टीरियल डिजीज? बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज, जैसे कि टाइफॉइड, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज पहली कौन से लिख दें, टाइफॉइड लिख दो। और कौन सी लिखना चाहते हो बताओ, मैं बहुत सारी बता देती हूँ तुम्हें, जैसे कि आप लिख दो टीबी, ठीक है, और जैसे कि लिख दो लेप्रोसी, ठीक है,
और कौन सी लिखना चाहते हो, बताओ बताओ बताओ। ठीक है, तो और कौन सी लिखे यार, बहुत सारी हैं। तो ये टाइफॉइड जो है ये किससे होती है, साल्मोनेला टाइफी से, साल्मोनेला टाइफी से। क्लियर, डन। उसके बाद टीबी किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस से। क्लियर। लेप्रोसी किससे होता है, बैक्टीरियम लिप्रे से। स्पेलिंग चेक कर लेना बल्लो बल्लो बल्लो। क्लियर है बच्चों, ठीक है, इसके नीचे अंडरलाइन कर दो। क्लियर, डन हुआ। ऐसे बहुत सारी और भी बीमारियां हैं यार, ये तो मैंने कुछ बताई, आप मेरा वन शॉट लगाओ, डिटेल वीडियो देखो, सब बनाया मैंने। ठीक है, एक और बता देती हूँ, जैसे आपकी बोल रही है, इसका मन है डिप्थीरिया। ठीक है, इससे हो, ये किससे होता है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेराई। ठीक है, ओके। और कौन सा लिखा है, प्लेग सारी लिख देती हूँ मैं, ये किससे किससे होते हैं, स्पेलिंग बस चेक कर लेना। शिप्रा मैम का हाथ तंग है स्पेलिंग में, ठीक है, शिप्रा मैम का हाथ तंग है, ये लिख लेना तुम लोग स्पेलिंग, ठीक है, ढंग से। ओके, प्लेग किससे होता है, अरे यार ये क्या, ठीक, इधर देखो। अब प्लेग किससे होता है बेटा, प्लेग होता है यर्सीनिया पेस्टिस से। मैंने सब आपको बता दिया, आप क्या बताऊं। अच्छा, ये जो कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेराई है, इसको हम कहते हैं गलघोटू। ठीक है, गलघोटू। इस देखो, मैं ना बेसिकली ये मैं वेरी शॉर्ट, मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर आपसे बैक्टीरियल डिजीज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछ ली जाए तो तुम क्या क्या लिखोगे, ये सारे लिख के आ जाना। ठीक है, गलघोटू कहते हैं, इसमें आपके गले में ग्रेश मेम्ब्रेन बन जाती है। ठीक है, किसी को प्लेग के बारे में पढ़ना है, प्लेग जो है मैंने बराबर वन शॉट बनाया हुआ है इसका, वन शॉट जाके पढ़ो, आपको सब जानकारी मिल जाएगी। तो ये हो गई बैक्टीरियल डिजीज जो ह्यूमन बॉडी को फिट करती हैं। साल्मोनेला टाइफॉइड तो आपको एंट्रिक फीवर, आपके इंटेस्टाइन के डैमेज करता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस सिर्फ लंग्स को, बोन्स को, सबको डैमेज करता है। लेप्रोसी में आपकी उंगलियां डिफॉर्मिटीज होनी चाहिए, उंगलियां कट कट के गिरने लगती है। मदर टेरेसा इज द वुमन जिन्होंने कुष्ठ रोग, जिनको हम कोढ़ी कहते हैं, उनकी सेवा की। ठीक है, डिप्थीरिया को गलघोटू कहते हैं, इसमें ग्रेश मेम्ब्रेन गले पे पड़ जाती है। प्लेग यर्सीनिया पेस्टिस कहते हैं, ये फैलता, जो क्वारंटाइन वर्ड जो है, जो कोविड बोलते हैं क्वारंटाइन कर दो इसको, 40 दिन मतलब होता था। तो यर्सीनिया पेस्टिस जो है ये एक ऐसी बैक्टीरियल बीमारी थी जो कि इसका जो बैक्टीरिया था वो फ्लाइज जो होती थी वो लेकर घूमते रहती थी। ठीक है, फिर उसके बाद ये किसी को काट देती थी तो उसके अंदर हो जाता था और ये फैलती थी बीमारी। तो लोग बहुत डरते थे और जब कभी कहीं कोई से बाहर आता था, यूरोपियन शिप्स आती थी तो उनको बाहर रोक दिया जाता था 40 दिन के लिए कि तुम आना मत शहर के अंदर, नहीं तो फैल जाएगा। और इसे हम ब्लैक डेथ भी कहते हैं, ब्लैक डेथ। ठीक है, ब्लैक डेथ। ठीक है, इसमें ब्यूबो लम्प्स बनने लगते हैं काले काले कलर के, इसलिए हम इसे ब्लैक डेथ भी कहते हैं। ठीक है, ब्यूबोनिक प्लेग भी कहा जाता है। क्लियर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आएगा बेटा, तो भी इसको लिख के आना, मेरी नाक मत कटवा के आना। वाई दिस स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट एज H2L2, क्यों ये H2L2 है, आइए समझते हैं। आपकी एंटीबॉडी में 2 हैवी चेन्स होती हैं और 2 हमेशा लाइट चेन्स होती हैं। ठीक है, नाउ अगर आप ये एंटीबॉडी देख रहे हैं, ध्यान से बेटा जी, लल्ला जय नन्ना जी मन्ना जी, अगर आप ग्रीन वाली देख रहे हैं तो ये पूरी ग्रीन वाली जो है ये है पूरी हैवी चेन। ठीक है, ये पूरी ग्रीन वाली जहां जहां आपको दिख रही है ये है हैवी चेन, और ये जो आपको ब्लू वाली दिख रही है ये पूरी जो है ये है आपकी लाइट चेन। क्लियर है, समझ में आई बात। लाइट चेन में ये वाले जो रीजन होते हैं ये वेरिएबल होते हैं, हर एंटीबॉडी के लिए वेरिएबल होते हैं, और यहीं पर एंटीजन बाइंड होता है। तो हर एंटीबॉडी में 2 हैवी चेन्स होती हैं, 2 लाइट चेन्स होती हैं। क्लियर है, समझ में आई बात। वाई इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल रिप्रेजेंटेड एज H2L2। H2L2 का मतलब होता है बिकॉज एंटीबॉडी हैज 2 चेन, one is heavy chain and one is the light chain. The chains are linked together by the disulfide bridges. ठीक है, and the anterior portion of the light chain having antigen binding site, जिससे एंटीजन बाइंड होते हैं। एंटीबॉडीज कितने प्रकार के होते हैं, एंटीबॉडीज 5 प्रकार के होते हैं, IgM, IgA, IgG, IgD और IgA। क्लियर है, समझ में आई बात। 5 प्रकार के एंटीबॉडीज होते हैं। क्लियर, तो 2 लाइट चेन, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन एंड 2 हैवी चेन, ये इसका मतलब ये होता है कि एक एंटीबॉडी में 2 लाइट चेन होते हैं जिनको स्मॉलर चेन कहते हैं। देखो 2 लाइट चेन, ये दिख रही है ये लाइट चेन, और ये हरी हरी वाली पूरी हैवी चेन है। ठीक, तो 2 लाइट चेन और 2 हैवी चेन, मतलब जस्ट लाइक ये हो गई हैवी चेन, ये पूरी हो गई बेटा जी, ठीक है, ये पूरी हो गई हैवी चेन
और ये वाली सिर्फ है लाइट चेन, ये लाइट चेन, ठीक। तो ये हो गया आपका हैवी चेन H1, ठीक है, ये पूरी H1 हो गई यहाँ से यहाँ तक, ये हो गई H2, ठीक है, और H1 एक सेकेंड यार, H1 H2 और L1 L2, ठीक, 4 चेन बन गई आपकी। क्लियर? आ गई बात, आगे बढ़ते हैं। नेम द टाइप ऑफ इम्यूनिटी ये क्या है, इस क्वेश्चन को थोड़ा मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। नेम द टाइप ऑफ इम्यूनिटी अ बेबी इज बॉर्न विथ, हाँ ठीक है, सही लिखा है, ठीक है। नेम द टाइप ऑफ इम्यूनिटी अ बेबी बॉर्न विथ, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द वन ही गेट्स फ्रॉम द मदर्स मिल्क आफ्टर द बर्थ, ठीक। चलिए, अब आपको मैंने पढ़ाया कि वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी बेटा जी, वन होती है इन्नेट इम्यूनिटी और वन होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी जो आपको बाय बर्थ मिली होती है, जैसे कि हमारी स्किन हो गई, वेजाइनल सिक्रीशन हो गए, स्टमक से सिक्रीशन हो गया, इंटेस्टाइनल सिक्रीशन हो गया, नाक का बहना हो गया, सलाइवा हो गया, सब हमको जन्म से मिला होता है। अब आपसे सवाल ये पूछा गया कि बच्चों बताओ कि जो जन्म से मिली वो कौन सी होती है, वो होती है अपनी इन्नेट, ठीक है। तो बेटा जो बच्चे को स्किन मिला, वो नाक बहने की जो प्रॉपर्टी मिली, जितने बैरियर्स मिले, जितने सिक्रीशंस मिले, वो सब होते हैं आपके इन्नेट के अंदर, ठीक है। जितने दुनियादारी के बैरियर्स मिले ना आपको, ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ये सब इन्नेट होते हैं। पर जो आपको जन्म के बाद मिला उसे हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर, ठीक है। तो आपको जब जन्म हुआ तब मम्मी ने मिल्क पिलाया ना, ठीक है, तो वो कैसी हो गई, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पर ये नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, नेचुरल है मतलब जन्म से नेचुरली मार्क्स देती है, इट इज़ अ नेचुरल इम्यूनिटी जो माँ अपने सिक्रीशन से दे रही है, ठीक है। आपने खुद नहीं बनाई है तो ये पैसिव है, आपको बाहर से मिली है, तो इट इज़ अ नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर है? तो जन्म से जो आपको मिली वो है इन्नेट इम्यूनिटी, और जो आपके माँ के मिल्क से मिली वो होती है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। माँ ने आपको बाहर से इम्यूनिटी दी है, क्योंकि उस मिल्क में जो कि फर्स्ट मिल्क होता है, इसको कहते हैं कोलेस्ट्रम, इसमें बहुत सारी IgG, IgM, IgA एंटीबॉडीज होती हैं जो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो नेचुरल है, माँ के मिल्क में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, तो इज नेचुरल एंटीबॉडीज, ठीक है, नेचुरल प्रोडक्ट है, आपने खुद तो नहीं बनाई है इसलिए पैसिव है, ठीक है, आपको बाहर से दी गई है और जन्म के बाद दी गई है, इसलिए इसका नाम है नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गई बात? डन। तो इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है, वो भी नेचुरल। पैसिव का मतलब ऐसा होता है कि हम जो है, तो एक होती है नेचुरल पैसिव, एक होती है आर्टिफिशियल पैसिव। जैसे कि टिटनस होता है, टिटनस में जो एंटीबॉडीज तुझे पिला रहे हैं ना वो आर्टिफिशियल है, वो हमने बनाई है। पर माँ के मिल्क से जो एंटीबॉडीज मिल रही है ये नेचुरल है, वो माँ के मिल्क में प्रेजेंट होती है पहले से। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज नेम द स्टेट एंड द इफेक्ट ऑफ द ड्रग दैट इज ऑफन मेडिकली प्रिस्क्राइब्ड बट इट्स ओवर यूज लीड टू द ड्रग डिपेंडेंस और ड्रग एब्यूज। मैंने आपको पहले बताया, बार्बिट्यूरेट्स हो गए, एम्फेटामाइंस हो गए, LSDs हो गए, ये डॉक्टर के द्वारा, इवन आपका ओपीएम्स हो गए, ठीक है, ये लोग डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, पर लोग जो है इनका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है, शांत करते, काम करते हैं, इसलिए ये लोग उसको अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको ओपीएम का ही एक प्रोडक्ट है, ओपीएम को प्यूरिफाई करेंगे, मॉर्फिन, बार्बिट्यूरेट्स मैंने पहले ही आपको बताया, एम्फेटामाइंस, बेंजोडायज़ेपाइंस, इसका वेलियम एक बहुत ही फेमस जो है वो एग्जाम्पल है। ये ड्रग बहुत लोग अब्यूज़ करते हैं, और LSDs, तो इनको लोग जो है प्रिस्क्राइब करते हैं कि भैया लोग को शांत करो, ये बहुत पागलपंती कर रहे हैं, ठीक है, इनका दिमाग शांत होना बहुत ज़रूरी है। पर क्योंकि ये शांत करते हैं, काम इफेक्ट देते हैं, बढ़िया नींद आती है, चिल मारने का मन करता है, तो इसलिए लोग इसको अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं। इसका काम क्या है? ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है, मॉर्फिन पेन किलर की तरह बिहेव करती है, बार्बिट्यूरेट्स, बेंजोडायज़ेपाइन ये सेडेटिव्स और ट्रैंक्विलाइजर की तरह बिहेव करते हैं, ये एंटी डिप्रेसेंट्स की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, ट्रीट इंसोमेनिया, नींद आपको शांत कर देते तो आपको नींद आ जाती है, और हेलुसिनोजिक इफेक्ट भी होता है, मतलब आप सोए रहते हैं तो LSDs, ठीक है, ये हेलुसिनोजिक इफेक्ट करते हैं, आप सोए रहते हैं तो आपको 4 डायमेंशन चीज़ दिखती रहती है, ठीक है। तो लोग इसको इन इफेक्ट्स के कारण क्या करते हैं? अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं। क्लियर है? नाम याद रखिएगा, ठीक है। व्हाट आर ऑन्कोजेनिक वायरसेस डिफरेंट फ्रॉम प्रोटो ऑन्कोजीन, ठीक है। नाउ अब मैं आपको सिखाती हूँ, देखो, हालांकि मैंने आपको सिखाया भी है, पढ़ाया भी है, पर आप सुनिए। नॉर्मल जो आपकी सेल्स होती हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, नॉर्मल जो सेल्स होती हैं, देखो मेरी लिखने की आदत है तो मैं मानूंगी नहीं, नॉर्मल सेल्स में एक जीन होता है जिसको हम कहते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन, ठीक है, प्रोटो ऑन्कोजीन।
क्लियर है? प्रोटो ऑन्कोजीन नॉर्मल सेल में होता है, पर अगर इस ऑन्कोजीन में कोई म्यूटेशन हो जाए, कुछ भी म्यूटेशन हो जाए या कोई वायरस घुस जाए आपके क्या नाम से सेल के अंदर, देन दिस प्रोटो ऑन्कोजीन कन्वर्टेड इनटू द ऑन्कोजीन। ठीक है, और ऑन्कोजीन जो होता है ये कैंसर कॉज करता है बेटा जी। क्या कॉज करता है लल्लो? कैंसर कॉज करता है, और ये सेल जो होती है वो इरेगुलर मैनर में रेप्लिकेट करना शुरू कर देती है और ट्यूमर बना देती है। क्लियर है? समझ में आई बात? तो प्रोटो ऑन्कोजीन आपकी सेल के अंदर नॉर्मल है, मतलब आपकी सेल नॉर्मल चल रही है, पर अगर कोई म्यूटेशन हो गया, वायरस घुस गया और आपका कोई रेज वेज से ही अगर जो आपका जीन गड़बड़ हो गया तो ये ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो सकता है और आपको कैंसर हो सकता है बच्चों। ठीक है, तो ऑन्कोजेनिक वायरसेस वो वायरसेस होते हैं जो आपको कैंसर कॉज करते हैं। बहुत सारे होते हैं यार, सार्को ओके, अरे यार ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके। सो ऑन्कोजेनिक वायरसेस वो वायरसेस होते हैं जो आपको कैंसर कॉज कर देते हैं। तो आपकी सेल को म्यूटेट कर देंगे और आपकी सेल इरेगुलर मैनर में रेप्लिकेट करना शुरू कर देगी। अरे यार ये क्या हुआ शिप्रा मैडम? चलो, प्रोटो ऑन्कोजीन आइडेंटिफाइड एज अ नॉर्मल सेल। ये देखो, इनको पागलपंती करनी है तो करेंगे। ओह, मैंने पेन सिलेक्ट नहीं किया है, अरे यार चलो बच्चों पेन सिलेक्ट कर लूँ। हाँ, तो प्रोटो ऑन्कोजीन क्या होते हैं? ये वो नॉर्मल सेल्स होती हैं, ठीक है, जो कि नॉर्मली डिवाइड करती है। जिनके पास भी प्रोटो ऑन्कोजीन है नॉर्मल सेल है, पर अगर कोई म्यूटेशन हो गया तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू द ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, और यही ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कैंसर कॉज कर देता है आपको। क्लियर? आगे बढ़े। सो दिस इज द शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज वी हैव कंप्लीटेड। तो हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया? हमने मलेरिया भी इसके अंदर क्वेश्चन कंप्लीट किया, हमने HIV का कंप्लीट किया, हमने ड्रग एब्यूज का भी किया, हेल्थ के इंट्रोडक्शन का भी किया, बैक्टीरियल डिजीज, प्रोटोजोअल डिजीज, ये सबका कंप्लीट कर लिया। मतलब हमने पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट किया, मतलब पूरा हर जगह कोने कोने से घुस घुस के क्वेश्चन किए। अब बारी है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की दो पार्ट्स हैं, एक 2 नंबर वाला और एक 3 नंबर वाला। ठीक है, अभी आप बहुत छोटू छोटू सा लिख रहे थे, अब एक एक लाइन और बढ़ानी है आपको इसमें। कोलेस्ट्रम क्या होता है? पहले, इट इज द फर्स्ट मिल्क ऑफ द मदर। ठीक है, इट इज द फर्स्ट मिल्क ऑफ लैक्टेटिंग मदर आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडीज होती है, जिसमें सबसे अधिक इंपॉर्टेंट जो है ये है IgA एंटीबॉडी। वेरी 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 1000 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कोलेस्ट्रम इज द फर्स्ट मिल्क ऑफ द मदर. It contains several antibodies like IgM, IgG, but most important is the IgA. ठीक है, और ये न्यू बॉर्न बेबीज को पिला दी जाती है। ये न्यू बॉर्न बेबीज को बेटा क्या कर दी जाती है? पिला दी जाती है माँ के मिल्क से। इट इज अ नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको डिस्कस किया। द मिल्क दैट कम आउट फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ द लैक्टेशन इज कोलेस्ट्रम. इट कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज पर मोस्टली IgA. इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर द डेवलपिंग रेजिस्टेंस इन द न्यू बॉर्न बेबीज. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्वस्थ रहे तो उसके अंदर ये वाली एंटीबॉडीज होनी मांगती। क्लियर है? समझ में आई बात? इसीलिए इसको कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी, माँ देती है अपने से। क्लियर? चलो, अब हमको बताना है डिस्क्राइब द रोल ऑफ लिम्फ नोड्स। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमारे पास 2 प्रकार के जो है लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। डन है डन है डन है डन है डन है। प्राइमरी के अंदर जो है वो सारे लिम्फॉइड ऑर्गन आते हैं जो कि जहाँ पर आपके B और T लिम्फोसाइट बनते हैं और मैच्योर होता है, WBC बनती है और मैच्योर होती है। ठीक है, और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में वो लिम्फॉइड ऑर्गन्स आते हैं जिसके आसपास से अगर एंटीजन निकलेगा तो उसको खा पी के समाप्त कर देंगे। जितने भी लिम्फ नोड्स होते हैं वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं। अगर यहाँ से पैथोजन गुजरा तो हम उसकी धज्जियाँ उड़ा देंगे, उसको मार मुर के उसको परखच्चे उड़ा देंगे। तो आपको समझ में आया कि क्या जो है बेसिकली आपका वो कर रहा है लिम्फ नोड। लिम्फ नोड आपका एक सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, और अगर इनके आसपास से इन्फेक्शन गुजरेगा तो वो उसको मार मूर के हलवा बना देंगे। क्लियर है? कैसे? क्योंकि इनमें लिम्फ बहता रहता है बेटा, और इसके अंदर से प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन से इनमें क्या प्रोवाइड करती जाती है? इनमें बहुत सारी B और T लिम्फोसाइट दे दी जाती है, बैठे रहते हैं यहाँ पे मैक्रोफेजेस, सारी टाइप की WBC। यहाँ से एंटीजन गुजरेगा तो उसको मार डालेंगे हम लोग। ठीक है, सो देखिए, लिम्फ नोड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अदर एंटीजन। दे ट्रैप द एंटीजन लिम्फोसाइट। ध्यान से सुनो, जैसे ये WBC है, क्लियर है? ये WBC है, ये WBC मतलब एंटीबॉडी है। ये एंटीजन पकड़ के घूम रहे हैं। तो जैसे ही ये लिम्फ नोड के पास से गुजरेंगे ये एंटीबॉडी,
जिसके पास एंटीजन है, ये तुरंत लिम्फ नोड्स क्या निकालने लगेंगी, आपकी मैक्रोफेजेस निकालेंगी। क्या निकालेंगी? मैक्रोफेजेस। और ये मैक्रोफेजेस जो होते हैं ये पूरी इस एंटीबॉडी को जिसमें एंटीजन बाइंड है, एंटीजन मतलब इन्फेक्शियस एजेंट बाइंड है, उसको खा जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये ट्रैप करते हैं एंटीजन को भी और साथ ही साथ एंटीजन लिम्फोसाइट को। एंटीजन लिम्फोसाइट, ये लिम्फोसाइट है बी लिम्फोसाइट और ये हो गया एंटीजन जो कि इन्फेक्शन है, ये बाइंड करके घूम रहा है, कोई तो खा लो इसे, और लिम्फोसाइट तुरंत आएगी उसको घपाघप खा जाएगी। तो बेसिकली ये आ कहाँ से रही है, ये आ रही है आपकी मैक्रोफेज लिम्फ नोड से। क्लियर है? तो लिम्फ नोड बेसिकली ट्रैप करता है एंटीजन को और उन लिम्फोसाइट को जो एंटीजन पकड़ के घूम रहे हैं, जैसे एंटीबॉडीज। ठीक है, स्टेट द फंक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं? वो ऑर्गन्स जिसके अंदर लिम्फ बहता है। ठीक है, लिम्फ जो है वहाँ पे कलेक्ट होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो है ये क्या होते हैं वो समझते हैं। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं जिसके अंदर आपकी बी और टी सेल बनती और मैच्योर होती हैं। जैसे कि बोन मैरो में बी और टी दोनों लिम्फोसाइट्स बनती हैं, पर वो बी लिम्फोसाइट बनती और मैच्योर, बी लिम्फोसाइट से बनते हैं एंटीबॉडीज बेटा, और टी लिम्फोसाइट से बनती है टी सेल, टी हेल्पर सेल, टी सप्रेसर सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल। ठीक है लल्ला? अब आपकी बी और टी दोनों लिम्फोसाइट, टी से लगेगा थाइमस लिखने का बहुत मन करेगा पर लिखना मत, बी और टी लिम्फोसाइट दोनों बनती बोन मैरो में ही है, पर बी लिम्फोसाइट बनने के साथ मैच्योर भी बोन मैरो में ही होती है, जबकि टी लिम्फोसाइट बनती तो बोन मैरो में है पर मैच्योर होने के लिए थाइमस में जाती है। थाइमस की एज समय के साथ कम होती जाती है, इसीलिए इम्यूनिटी भी बुढ़ापे में बढ़ती है, घटती जाती है। मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती है इम्यूनिटी घटती, क्योंकि थाइमस छोटा हो रहा है। और मेन जो इम्यूनिटी आपको दे रही है ना वो टी लिम्फोसाइट है, खतरनाक इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं? सेकेंडरी जो रेडी मैच्योर कर दिया है जिनको, उनको आप सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में डिलीवर कर देते हो, ताकि जैसी एंटीजन वहां से गुजरेगा वहां पर किल कर दिया जाएगा। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में बनाओ और मैच्योर करो, और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में मारो सीधे। ठीक है, इंट्रैक्शन करवाओ एंटीजन से। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में लिम्फोसाइट मैच्योर होती हैं और रेडी होती हैं, और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में दे इंटरैक्ट विद द एंटीजन एंड प्रोलिफरेट टू बिकम इफेक्टर सेल। इसका मतलब ये है दे इंटरैक्ट विद द एंटीजन, दे किल द एंटीजन। क्लियर है? मतलब इंटरैक्ट करेंगे, तुरंत अपना नंबर बढ़ाएंगे और उसको मारेंगे। क्लियर? अब ये एक एंटीबॉडी का डायग्राम है जिसकी लेबलिंग हमें करनी है। क्लियर है? ए कौन सा पार्ट है, बी कौन सा पार्ट है और सी कौन सा पार्ट है। क्लियर है? समझ में आई बात? देखो, ई इज द पार्ट, मैं दूसरे पेन से लिखती हूँ ना, आ जाओ बेटा, कलर आ जाओ। ठीक है, चलो बेटा आ जाओ। देखो ई क्या होती है? ई होती है आपकी हैवी चेन। ठीक है, दिस इज द रुक जाओ बेटा, है ना। चलो, ई होती है आपकी हैवी चेन, दिस इज द हैवी चेन। लालो बैठो मेरे बच्चों, दिस इज द हैवी चेन। फिर मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था, ये ए है। ए क्या है? एंटीजन बाइंडिंग साइट। अब बहुत सारा बोलेगा ए मैडम हमको लाल कलर का पेन नहीं समझ में आता, इट इज द एंटीजन बाइंडिंग साइट। क्लियर है? फिर उसके बाद ये बी क्या बताया था मैंने आपको? वेरिएबल रीजन, वेरिएबल रीजन। ठीक है, मैंने सब यहीं बता दिया, आपको ज़रूरत ही नहीं है। और सी क्या होती है? लाइट चेन। लो, सारा लेबलिंग मैंने यहीं पे कर दिया, ज़रूरत ही नहीं है कुछ टेंशन की। आ जाओ, तो ए क्या है लल्ला? ए है एंटीजन बाइंडिंग साइट। ठीक है, फिर उसके बाद डी क्या है बेटा? डी 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 इज द लाइट चेन। ठीक है, डी इज द लाइट चेन। ओके ओके, डी इज द लाइट चेन। ठीक है, ओके, डी पूरी, ये पूरी लाइट चेन होती है। यहाँ पर सी मैंने लिखा पर डी पूरी लाइट चेन है। उसके बाद बी, बी भी पूछा है क्या? बी नहीं दिया हुआ है। उसके बाद ई और एफ पूछा है। ठीक है, ई क्या है? ई है आपकी हैवी चेन, और एफ पूछा है। एफ तो है आपका डाइसल्फाइड ब्रिज। तो जो पूछा है वो बता दो। क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वुड हैपन टू द इम्यून सिस्टम इफ द थाइमस ग्लैंड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ पर्सन? थाइमस इज द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, थाइमस क्या है? इट इज अ सेकेंडरी लिम्फॉइड। No, it is a primary lymphoid ऑर्गन। थाइमस क्या होता है? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है। थाइमस जब आपका जन्म होता है तो बड़ा होता है, जैसे जैसे आप एज बढ़ते जाते हैं आपका थाइमस छोटा होता जाता है। तो आपकी जो टी सेल का मैच्योरेशन होता है, बनती तो टी सेल बोन मैरो में ही है, पर मैच्योर होने के लिए आपके जो है थाइमस में जाती है। ठीक है, तो थाइमस इज अ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन जिसमें टी सेल बनती हैं और टी सेल मैच्योर होती, बनती तो बोन मैरो में। ठीक है, थाइमस क्या प्रोवाइड करता है आपको? इसका मतलब थाइमस आपको प्रोवाइड करता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी।
ठीक है, क्या प्रोवाइड करता है मेरे बच्चों? प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, क्या प्रोवाइड करता है लल्ला मेरी जानो? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो अगर थाइमस निकाल दोगे तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी नहीं होगी, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी से हमको टी साइटोटॉक्सिक सेल, टी हेल्पर सेल, टी सप्रेसर सेल मिलती हैं। ये टी साइटोटॉक्सिक सेल इतनी भयंकर होती हैं कि ये सारे इन्फेक्शन जो सेल के अंदर घुसे होते हैं उनको मार डालती है। तो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी घटना शुरू हो जाएगी। क्लियर है? अगर आपका थाइमस निकाल दिया जाए तो। क्लियर है? सो थाइमस इज अ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। इन थाइमस इमेच्योर लिम्फोसाइट जो होती हैं वो एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में कन्वर्ट होती हैं। थाइमस अगर निकाल दिया जाए तो इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, पर्सन जो होगा वो बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाएगा इन्फेक्शियस डिजीजेस के लिए। क्लियर है? आगे बढ़े। What is immune suppressive? Why an immune suppressive agent taken after the organ transplant? इसके एक्सप्लेनेशन समझाती हूँ। बहुत सारे इम्यून सप्रेसेंट होते हैं जिसके अंदर कॉर्टिकॉइड्स मिलाया जाता है। ठीक है, कॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिसोल का नाम आपने सुना होगा। कॉर्टिसोल एक इम्यून सप्रेसेंट की तरह बिहेव करता है। कॉर्टिसोल इज अ टाइप ऑफ हार्मोन जो कि एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। इसका डेरिवेटिव हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? मान लो कि किसी आदमी का ट्रांसप्लांट आपने ले लिया है। समझ रहे हो बात को? मान लो आपने किसी आदमी का ट्रांसप्लांट ले लिया, किसी की किडनी ले ली है। अब बॉडी बैठी है, 8 साल बताते हैं तुझे हम, जैसे ही ऑर्गन अंदर लिया उसने दन्ने से रिजेक्ट कर दिया। भैया वो बनाए बैठी रहती हैं आपकी टी सेल तुरंत धड़ाधड़ डिवाइड होंगी, टी साइटोटॉक्सिक सेल बनाएंगे और ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि पहले ही कॉर्टिसोल के इंजेक्शन लगाना शुरू कर देते हैं जो कि एक इम्यून सप्रेसेंट होता है, ताकि टी सेल का प्रोलिफरेशन इतना फास्ट नहीं हो, अदरवाइज ग्राफ्ट तो तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। तो टू प्रिवेंट द ग्राफ्ट रिजेक्शन वी हैव टू गिव द इम्यून सप्रेसिव एजेंट टू द पेशेंट। आर इम्यून सिस्टम जो है वो इट इज केपेबल, यहाँ पे सेल्फ होगा, ठीक है, केपेबल ऑफ द डिटेक्शन बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, ब्लैक की वजह से छुप गया था। ठीक है, द ग्राफ्ट इज अ नॉन सेल्फ टिश्यू। ग्राफ्ट और ऑटोमेटिकली, सही बात है ना, किसी और का टिश्यू है, विच मे बी रिजेक्टेड बाय आर इम्यून सिस्टम। सो प्रिवेंट द रिजेक्शन, यही एग्जैक्टली यही लाइन बोली, टू प्रिवेंट द रिजेक्शन वी हैव टू गिव द इम्यून सप्रेसेंट आफ्टर द ट्रांसप्लांट। कॉर्टिसोल इज अ टाइप ऑफ, इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ इम्यून सप्रेसिव एजेंट। क्लियर है? In the metropolitan cities of the India, many children are suffering from the allergies, asthma. ठीक है, allergies and asthma. Allergies and asthma के बारे में बताती हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले, और इसमें क्या सवाल आ सकता है? ठीक है, ठीक है, एलर्जी एक प्रकार का हाइपर सेंसिटिव, ठीक है, हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स है। ठीक है, और ये रिस्पॉन्स एक स्पेशल टाइप की एंटीबॉडी से जनरेट होता है जिसको कहते हैं IgE। ये याद रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कौन सी एंटीबॉडी जनरेट होती है एलर्जीज में। ठीक है, एलर्जीज क्या होती हैं आपकी बॉडी में? क्या होता है एलर्जीज में? क्या होता है, ध्यान से सुनिए। एलर्जी अगर किसी को किसी चीज़ से है, ठीक है, जैसे मुझे एक एंटीबायोटिक से है, मेरे को बहुत भयंकर एलर्जी है, तो इसमें आपकी जो मास्ट सेल होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं बेटा? मास्ट सेल जो होती हैं ये निकालती हैं 2 कॉम्पोनेंट। ठीक है, एक, अरे यार, हिस्टामाइन, ठीक है, हिस्टामाइन, ठीक, और भी बहुत सारे केमिकल्स निकालती हैं, सेरोटोनिन, ठीक है, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, ठीक, सेरोटोनिन, जिसकी वजह से उस जगह पे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाएगा तो नंबर ऑफ WBC भी उस जगह पर क्या हो जाएंगी? इंक्रीज। तो रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्स जो होगा वो बहुत ही भयंकर एग्जेजरेटेड रिस्पॉन्स होगा। NCERT यही लाइन बोलती है। तो एलर्जीज आर द रिस्पॉन्स, हाइपर इम्यून सिस्टम, हाइपर इम्यून सेंसिटिव रिस्पॉन्स गिवन बाय द IgE व्हेन द एलर्जन, जिसकी वजह से आपको एलर्जी हो रही है, जब आपकी बॉडी में वो एंटर करता है तो ये मास्ट सेल जो होती हैं ये एक्टिव हो जाती है, तुझे बताते हैं, और ये तुरंत हिस्टामाइंस वगैरह निकालना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खुजली, ईचिंग, ब्लड सर्कुलेशन उस जगह पे बढ़ जाता है। ज़्यादा WBC हो जाने की वजह से एलर्जन जो है वो फॉरेन है, तो उसको रिजेक्ट करने के लिए पूरी बॉडी लगी हुई है और बेटा उसको किल करने की तैयारी शुरू कर देती है। क्लियर है? समझ में आई बात? सिम्टम क्या है? आपको सांस लेते नहीं बनेगा, और बेसिकली हिस्टामाइन वगैरह ना, दे आर द ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर। ठीक है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर होते हैं तो ब्रोंक्यूल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आप सांस नहीं ले पाते, तो हम इनहेलर देते हैं जिससे आपके ब्रोंक्यूल इन्फ्लेट या फिर से फैल सके। एलर्जीज देखो, यही चीज़ मैंने बोला, ये NCERT की लाइन है बेटा, एकदम एग्जैक्ट लाइन है ये। एलर्जीज आर द एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट ऑन द एनवायरमेंट। अब ये ज़रूरी नहीं है बेटा कि, ध्यान से सुनो,
ध्यान सुनो मेरी बात, क्या बोल रही हूँ मैं, ध्यान से सुनोगे तो सब बनेगा, नहीं सुनोगे तो फिर क्या, बैठे रहो आराम से चिल मारो और क्या कोल्ड ड्रिंक पियो लेक्चर देते समय, तो मैं तो दे ही रही हूँ, ठीक है। सो एलर्जीज आर द एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम फॉर द सर्टेन एंटीजन। इस एनवायरमेंट में इतने एंटीजन है कि हर किसी को हर एंटीजन से एलर्जी हो ये ज़रूरी नहीं है, पर हर किसी को किसी स्पेशल एंटीजन से एलर्जी हो ये हो सकता है, ठीक है। इन मेट्रोपॉलिटन सिटी लाइफस्टाइल जो होता है वो हमेशा ऐसा होता है कि इम्यूनिटी कम हो जाए, ठीक है, और जितनी इम्यूनिटी कम होगी हम एलर्जन के लिए उतने सेंसिटिव होंगे। मोर पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट इंक्रीज द चांसेस ऑफ एलर्जी इन द चिल्ड्रन। सम सिम्टम ऑफ एलर्जीज आर द स्नीजिंग। क्या क्या होता है, सांस नहीं ले पाते क्योंकि हिस्टामिन दबा देता है ब्रोंक्यूल्स को, आंखों से पानी आने लगता है, एलर्जीज होनी चाहिए, स्वेलिंग होने लगती है, इचिंग, बर्निंग, ये सारे सेंसेशन होने लगते हैं, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये वाला जो आपका दैट वो है एक डायग्राम दिया है, दिस डायग्राम इज फ्रॉम द HIV रेट्रोवायरस। क्लियर है, HIV रेट्रोवायरस का एक इमेज दिया हुआ है मैंने, और अब आपको इसको देखना है कि क्या है। एक रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस आप समझते हैं कि नॉर्मली आप DNA को RNA में, अरे यार ओह शिट, ठीक है, नॉर्मली आप क्या करते हैं, नॉर्मली आप DNA को mRNA में कन्वर्ट करते हैं और mRNA को प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं। ये तो हम जो है पिछले टर्म 1 के सारे चैप्टर्स में सीख चुके हैं, ठीक है। पर होता क्या, ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। पर HIV एक ऐसा वायरस है, ठीक है, HIV का स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। HIV एक ऐसा वायरस है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। HIV एक ऐसा वायरस है जिसके RNA के पास, ठीक है, जिसके RNA के पास एक स्पेशल टाइप का एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जब HIV वायरस, ठीक है, अंदर घुसता है, वायरल RNA जब किसी एनिमल सेल को या हमारी सेल को इन्फेक्ट करता है, तो इसके अंदर प्रेजेंट होने वाला जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है ये इसको तुरंत DNA में कन्वर्ट कर देता है। ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि इस DNA को अब होस्ट के DNA के अंदर घुसना है और रेप्लिकेट करना है, ठीक है। जैसे जैसे DNA रेप्लिकेट होगा वायरस का DNA भी रेप्लिकेट होगा। अब कुछ पार्ट ऑफ द DNA विल कन्वर्ट इनटू द RNA एंड मेक द जेनेटिक मटेरियल, और कुछ RNA प्रोटीन बना लेगा। तो कुछ RNA जो प्रोटीन बना लिया वो कोट बना लेगा वायरस का, और कुछ RNA जो बच गया वो जेनेटिक मटेरियल बना लेगा। तो बेसिकली उसने RNA को DNA में कन्वर्ट क्यों किया, कि ताकि तुम्हारे सेल के DNA में घुस सके। जैसे जैसे आपका DNA रेप्लिकेट होगा उसका भी DNA रेप्लिकेट होगा, बाद में वो अपने DNA को RNA में कन्वर्ट कर लेगा। कुछ RNA जो है वो वायरस के अंदर घुस जाएगा, कुछ RNA प्रोटीन का कोट बना लेगा, सेल के अंदर बढ़ता जाएगा वायरस का इस तरीके से नंबर, सेल फट जाएगी, वायरस बाहर आ जाएगा और बहुत सारे और सेल्स को इन्फेक्ट करेगा। अब आपको बताना है कि ABCD इज द रेप्लिकेशन ऑफ HIV वायरस, ठीक है। चलिए A क्या है, A है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जिसकी वजह से RNA DNA में कन्वर्ट हुआ, बता दिया मैंने आपको। B क्या है, B है इस DNA का इनकॉर्पोरेशन इनटू द होस्ट DNA, ठीक है। C क्या है, C है न्यू वायरल जो है न्यू RNA वायरस प्रोड्यूस, ये न्यू RNA वायरस जो है प्रोड्यूस बाय द इन्फेक्टेड सेल। और D क्या है, न्यू वायरसेस कैन इन्फेक्ट द अदर सेल। क्लियर हो गई इतनी बात। इस तरीके से आपको ये पूरा छोटू सा एक लाइफ साइकिल है HIV का। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, क्या क्या हुआ देखो। ये A क्या है, मैंने आपको बताया न्यू वायरस, ये वायरल RNA है। A मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की प्रेजेंस में DNA में कन्वर्ट हुआ। फिर ये B जो है, ये जो DNA है इट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट सेल DNA, BA हो गया। C क्या हुआ, सिंथेसिस ऑफ न्यू वायरसेस हुआ, ठीक है, न्यू वायरस का जेनेटिक मटेरियल भी और कोट भी। उसके बाद लोड बड़ा, सेल फट गई और ये वायरसेस जो है ये बाहर आ गए टू स्टार्ट इन्फेक्टिंग द न्यू सेल्स। क्लियर है, इन्फेक्टिंग द अदर सेल्स। क्लियर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वायरल DNA इनकॉर्पोरेशन इनटू द होस्ट जीनोम, न्यू वायरल RNA प्रोड्यूस बाय द इन्फेक्टेड सेल, न्यू वायरसेस जो है सेल फटी, न्यू वायरसेस बाहर आ गए दूसरे सेल को इन्फेक्ट करने के लिए। क्लियर, तो एक छोटा सा डायग्राम है। इस तरीके के इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं, तो वहां पे हुई ऐसे मत करने लगना, पैनिक मत करना, सब पढ़ा दिया मैंने, ठीक है। आ जाओ, नेम वन एयरबॉर्न एंड द वाटरबॉर्न इन्फेक्शंस इन द ह्यूमन डिजीज, लिस्ट वन स्पेसिफिक सिम्टम ऑफ ईच डिजीज। बहुत आसान है, एयरबॉर्न डिजीज इज द इन्फ्लुएंजा एंड द TB। देखो बेटा, आपका जो कोविड है, कोविड भी एयर में फैल जाता है, तो जितने भी प्रकार के दुनियादारी के फ्लू हैं, जीका, कोविड मोविड, ये सब आपके एयरबॉर्न है। और कोविड का सिम्टम क्या होता है, हेडेक होता है, सोर थ्रोट होता है, फीवर होता है, ये सब हुए थे। अगर आपको हुआ होगा तो पता होगा, नहीं हुआ होगा तो लोगों को तो देख देख के प्राणी ले लिया, टीवी वालों ने तो पता ही होगा।
टीबी में क्या होता है, आपको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होता है, स्प्यूटम में ब्लड आता है, आपको बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट कफिंग होती है, ठीक, तो ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन हुआ। वाटर बॉर्न में मैंने आपको क्या पढ़ा, टाइफॉइड, डायरिया। टाइफॉइड में क्या होता है, बोलो मुझे, टाइफॉइड में क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक है, हेडेक होता है और फीवर होता है टाइफॉइड में, और एडवांस स्टेजेस में क्या होने लगता है, अपना इंटेस्टाइन में छेद होने लगता है, वाटरी स्टूल, लूज मोशन डायरिया का है, वाटरी स्टूल टाइफॉइड का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये याद रखना। क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, डन है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द रोल्स ऑफ बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट जनरेटिंग इम्यून रिस्पॉन्स। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। बी सेल जो होती हैं ये बनाती हैं एंटीबॉडीज। टी लिम्फोसाइट विल मेक द टाइप्स ऑफ टी सेल। क्लियर है इतनी बात, क्या बोला मैंने, फिर से समझिए। और यार ठीक है, बी सेल्स जो होती हैं इट विल मेक द बी लिम्फोसाइट, टी सेल विल मेक द टाइप्स ऑफ टी सेल। बी सेल्स जो आपकी एंटीबॉडीज बना रही हैं, ठीक है, बी सेल्स जो आपकी एंटीबॉडीज बना, लिसान इधर सुनेगा, बी सेल्स जो आपकी एंटीबॉडीज बना रही हैं ये इस तरीके से एंटीजन को ट्रैप कर लेती हैं। क्लियर। फिर आते हैं महाशय कौन, फिर ये आया आपका मैक्रोफेज। कौन ये आया बेटा जी, ये आए आपके मैक्रोफेजेस और इनको इंगल्फ कर लिया। क्लियर है, ये समझ में आया। अच्छा, नहीं भी इंगल्फ कर लेगा तो ये एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका एंटीजन है, ये वाइट वाला एंटीजन है। ठीक है, तो एंटीबॉडी एंटीजन को न्यूट्रलाइज भी कर सकता है या ये खा लिए जाते हैं दैट मैक्रोफेजेस द्वारा। नाउ टी लिम्फोसाइट जो ये क्या करता है, टी लिम्फोसाइट वो डायरेक्ट किल करता है। टी लिम्फोसाइट तीन टी सेल जनरेट होती है, हेल्पर सेल, सप्रेसर सेल और आपकी साइटोटॉक्सिक। सबसे इंपॉर्टेंट सेल होती है टी साइटोटॉक्सिक सेल, जो उस इन्फेक्शियस सेल को ही मार देती है जिसके अंदर इन्फेक्शन घुसा होता है। तो बी लिम्फोसाइट जो होते हैं जनरली वो उन इन्फेक्शंस को पहचानते हैं जो ब्लड में घूम रहे होते हैं। टी लिम्फोसाइट ससुरी वो उस सेल को ही मार देती है जिसके अंदर इन्फेक्शन घुसा हुआ होता है। टी लिम्फोसाइट जो होते हैं ये उल्टा हो गया बेटा, यहाँ पर होना चाहिए सारी। ठीक है, ये है आपका बी लिम्फोसाइट और ये है आपका टी लिम्फोसाइट। उल्टा हो गया ना, इसको सही कर लेना। ठीक है, ये हो गया बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट जो होते हैं ये कहाँ मैच्योर होते हैं, बोन मैरो में। बनते दोनों बोन मैरो में ही है, पर बी लिम्फोसाइट मैच्योर भी बोन मैरो में होता है, टी लिम्फोसाइट थाइमस में मैच्योर होता है। ठीक है, बी सेल्स की वजह से एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम मिलता है हमको, ये पता है ना, मैं आपको थोड़ी देर पहले सब पढ़ा चुकी हूँ, इसमें कोई नई बात आपको नहीं बता रही हूँ कि हुई हल्ला मचा रहे आप। तो बी सेल्स की वजह से आपको एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स मिलता है, इससे सेल मीडिएटेड मिलता है, इससे एंटीबॉडी सिक्रीट होती हैं, इससे लिम्फोकाइंस सिक्रीट होते हैं या टी सेल फॉर्मेशन होता है। टी सेल फॉर्मेशन। लिम्फोकाइंस क्या होते हैं, ये लिम्फोकाइंस मतलब कि वो निकालते हैं, मतलब साइटोकाइंस जिससे नई टी सेल्स बनती है। ठीक है, दे फॉर्म द प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल, दे फॉर्म किलर, हेल्पर एंड सप्रेसर सेल। क्लियर है, समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्लियर हुआ ना आपको, ये अंतर आप लिख लीजिएगा, ये भी आप लिख सकते हैं। दे न्यूट्रलाइज द एंटीजन, दे किल द इन्फेक्टेड सेल्स, दे किल द ब्लड ओपन इन्फेक्शन इनटू द ब्लड, इट विल किल द इंट्रासेलुलर पैथोजन, टी लिम्फोसाइट। ठीक है, नेम द सोर्स ऑफ द प्लांट ऑफ हीरोइन। हो मैम हमको पता है, पैपावर सोमिनिफेरम। ठीक है, ये कैसे ऑब्टेन किया जाता है, इसमें हम मॉर्फिन, पहले हम लेटेक्स निकालते हैं जिसे ओपियम कहते हैं, फिर इसको प्योर करते हैं जिसे मॉर्फिन कहते हैं, फिर इसका डाइएसिटाइलेशन कहते हैं जिसको हीरोइन कहते हैं। ठीक है, हीरोइन क्या होता है, हीरोइन आपका एक प्रकार का शांत ये क्या करता है, बेसिकली एक टाइप का पेन किलर है और ये एक डिप्रेसेंट है। ठीक है, तो ये वो है, ओपियम खाया किसी, मतलब इसको हीरोइन को हम स्मैक भी कहते हैं। तो एक हीरोइन थी जिसने स्नॉट करके लिया जाता है, एक पाउडर होता है हीरोइन, तो उसको स्नॉट करके लिया और डिप्रेस हो गए। ठीक है, चलो क्लियर। तो पैपावर सोमिनिफेरम से निकाला जाता है, लेटेक्स से निकाला जाता है, ये मॉर्फिन का डाइएसिटाइलेटेड फॉर्म है, ये स्लो करता है पर्सन के नर्वस सिस्टम को, और ये जो होता है इमीडिएट इफेक्ट क्या है इसका कि ये पेन ठीक करता है तो आपको शांत रखता है, डिप्रेस करता है, डिप्रेसेंट है ये एक प्रकार का। क्लियर है, आपको शांत करेगा, आपको पेन ठीक करेगा, आपको स्लो डाउन कर देगा। डिप्रेसेंट हमेशा स्लो डाउन करते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े बेटा। चलो, नेम द वन एप्लीकेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है,
पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या था? पैसिव इम्यूनाइजेशन वो होता है जैसे कि लोग कहते हैं ना, अरे अरे गिर गए, तुमको चोट लग गई, ओहो टेंशन नहीं लो। जब आप गिर जाते हो, जब आपका स्किन फट जाता है, तो उसमें क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी नाम का बैक्टीरिया एंट्री ले लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम जो है पेशेंट को टिटैनस का इंजेक्शन लगाते हैं, क्लियर है। अब टिटैनस में मैडम वो कहाँ दे दिए हैं हम उसको रेडीमेड एंटीबॉडी दे दिए हैं, जिसको हम कहते हैं एंटी टिटैनस सीरम। तो बॉडी को इंतजार नहीं करना, तुरंत एंटीबॉडी मिल गई और वो टिटैनस के बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज कर देगी, मार गिराएगी। क्लियर है, समझ में आई बात? तो पैसिव इम्यूनाइजेशन का पहला क्या था? पैसिव इम्यूनाइजेशन, इसका क्या लिखा? पैसिव इम्यूनाइजेशन से प्रोवाइड प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज विच गिव्स द क्विक रिस्पॉन्स इन द केस ऑफ टिटैनस और द स्नेक, क्वेश्चन मार्क क्यों लगा, इन द केस ऑफ स्नेक बाइट में एंटीवेनम्स भी देते हैं अपन। एंटीवेनम्स क्या होते हैं? वो रेडीमेड एंटीबॉडी होते हैं जो कि सांप के जहर को न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एंटीहिस्टामिन्स क्या होते हैं? हिस्टामाइंस जो होते हैं इसकी वजह से एलर्जी होती है। सेट्रिजिन आप खाते हैं वो एंटीहिस्टामाइन है जिससे एलर्जी रिड्यूस होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? कोलेस्ट्रम इज द initial days milk of the mother for the baby. It provide the antibody IgE mostly and it provide the natural acquired passive immunity, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? साइटोकाइन बैरियर्स। साइटोकाइन बैरियर्स में आपकी एनसीईआरटी में इंटरफेरॉन्स के बारे में लिखा हुआ है। साइटोकाइन बैरियर्स जो होते हैं ये इन्नेट बैरियर्स होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही बात? साइटोकाइन बैरियर्स जो होते हैं दीज आर द इन्नेट बैरियर्स लल्ला। अब ध्यान सुनो क्या बोल रही हूँ मैं। मान लो कोई इन्फेक्शन आपके शरीर में घुस गया है, ठीक है, मतलब वायरस को किसी सेल ने, वायरस की वजह से कोई सेल इन्फेक्ट हो गई, तो ये वायरस अपने चारों तरह के केमिकल निकालती है जिसका नाम होता है इंटरफेरॉन निकले जा रहा है। अब ये इंटरफेरॉन क्या करता है पता है तुम्हें? क्या करता है ये इंटरफेरॉन जो है दूसरी सेल को बोलता है दूर भागो मुझे वायरस का इन्फेक्शन है। तो इंटरफेरॉन्स जो होते हैं ये वायरस इन्फेक्टेड सेल से निकलने वाले वो साइटोकाइंस होते हैं जो दूसरे सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि उन पर इन्फेक्शन ना हो। क्लियर हो गई इतनी बात? समझ में आई बात क्या बोल रही हूं मैं? So interferons are those chemical which is released by the viral infected cells. Clear? इतनी बात आपको क्लियर हुई? So interferons are those cytokine barriers which is released by the viral infected cells which prevent other cells, भागो यहाँ से मुझे इन्फेक्शन हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे केमिकल्स जो होते हैं आपकी सेल्स के द्वारा निकाले जाते हैं जो दूसरी सेल्स को प्रिवेंट करते हैं इन्फेक्शन से। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो ये आपको जन्म से ही मिले होते हैं। हर सेल के पास एक टेंडेंसी होती है कि वो साइटोकाइन निकाल सके, ये आपके पेट से ही मिला होता है, माँ के पेट से। क्लियर है? मेंशन द केमिकल नेचर ऑफ एंटीबॉडी, प्रोटीनेशियस। नेम द टाइप्स ऑफ सेल दे आर प्रोड्यूस्ड बाय, दीज आर द प्लाज्मा सेल्स और द बी सेल्स, ठीक है। राइट द डिफरेंशिएट बिटवीन द एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी और द बेसिस ऑफ एंटीबॉडीज। क्या है? देखो प्रोटीन है, ठीक है, ये किसको बिलोंग करती है? इम्यूनोग्लोबुलिन्स को बिलोंग करती है, ठीक है। ये वाई शेप के लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं और ये किससे प्रोड्यूस किए जाते हैं? प्लाज्मा सेल से। बताया मैंने आपको, प्लाज्मा सेल से, ठीक है। एंटीबॉडीज आर द क्या होती हैं? ये स्पेशलाइज्ड बी लिम्फोसाइट और बी सेल्स होती हैं। व्हेन एंटीजन बाइंड टू द बी सेल सरफेस इट स्टिमुलेट द बी सेल टू डिवाइड एंड मैच्योर इनटू द ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल सेल कॉल्ड एज क्लोन। मेरी बात समझे आप? तो क्या करती हैं देखो ध्यान से, क्या नेचर है इनका? क्या नेचर है बेटा इसका ना? तुमको पता है एंटीबॉडीज को कहते क्या है? एंटीबॉडीज को हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन प्रोटीन से बनी होती है, एक प्रकार की लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट इट इज अ टाइप ऑफ WBC। कहाँ बनती? बोन मैरो में बनती, मैच्योर कहाँ होती? बोन मैरो में। अब ये वाई शेप की होती है। जब ये एंटीजन को बाइंड कर लेते तो बॉडी को पता चलता है आ गया राक्षस आ गया, और ये तुरंत धड़ रेप्लिकेट करती है और क्लोन बना लेती हैं ताकि आसपास कितना भी एंटीजन फैला हो उसको वो मार सके। क्लियर है ये आंसर आपको? ठीक है, चलिए अब ये हुआ। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव एंड पैसिव इम्यून रिस्पॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव इम्यून रिस्पॉन्स व्हेन द एक्टिव मतलब क्या होता है कि तुरंत गई और जाकर बी तुरंत गई और जाकर एंटीजन से बाइंड हो गई, ठीक है। पैसिव, ठीक है, पूरा मार मूर के दिखा दिया, ठीक है। एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स मतलब कि जैसे एक्टिव और पैसिव कैसे होता है? मान लो ठीक, मान लो कि चिकन पॉक्स का वायरस हमारे शरीर के अंदर घुसा। मैं दोनों रिस्पॉन्स बता रही हूँ, इसमें लिखा नहीं है पर आपको पता होना चाहिए। आपको दिखा है राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव एंड पैसिव इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एंटीबॉडीज। तो एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ एंटीबॉडी क्या है समझे? मान लो कि चिकन पॉक्स का वायरस तुम्हारे शरीर के अंदर घुसा, बॉडी बोली अच्छा तुम आए हो,
ओके और बॉडी ने धड़ाधड़ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दिया और मेमोरी बना ली। मेमोरी जो है, जब दोबारा वो चिकन पॉक्स का वायरस घुसेगा तो मेमोरी सेल्स जो है तुरंत डिफरेंशिएट होंगी और तुरंत बहुत सारी बी सेल्स बना लेंगे, बी सेल कन्वर्टेड इनटू द एंटीबॉडीज। नाउ पैसिव क्या होता है, किसी को टिटनेस हो गया तो उसको पिला दो एंटीबॉडी, ये होती है आपकी परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज पिला दी तो पैसिव इम्यून रिस्पॉन्स। और अगर मान लो आपने एक्टिव पिलाई, मतलब अगर एंटीबॉडी जनरेट हो रही है तो इट इज एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। क्लियर है, समझ में आई बात? इम्यून के कितने सारे क्वेश्चंस हो गए। नहीं, अब अपन बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप। अच्छा, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 था, इसको अपन 2 में ले लिया पर एक्चुअली ये 3 था। इम्यून सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन गलत करके मत आना, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत सारे इम्यून सिस्टम के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है बेटा, ठीक है। अगला, नेम द सेल दैट एक्ट एज HIV फैक्ट्रीज इन द ह्यूमन व्हेन इन्फेक्टेड बाय द HIV, एक्सप्लेन द इवेंट दैट अकर इन दीज इन्फेक्टेड सेल्स। ठीक है, चलो देखते हैं। ओके, डायग्राम कहाँ है, डायग्राम कहाँ है, ठीक है, चलो आ जाओ। ये शॉर्ट आंसर टाइप है, थोड़ा लंबा है और इसको आप 5 नंबर में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि HIV की फैक्ट्री है कौन। HIV की फैक्ट्री, ये लॉन्ग आंसर भी हो सकता है बेटा, है ना, तो ध्यान से सुनना तो समझ में आ जाएगा। इम्यूनिटी का एक भी सवाल गलत करके मत आना, ठीक है, समझ गए। प्लाज्मा सेल ने बनाई बी सेल, बी सेल ने बनाई एंटीबॉडी। प्लाज्मा सेल कहाँ है, बोन मैरो में है। बी सेल कहाँ मैच्योर हो रही है, बोन मैरो में। बन कहाँ रही है, बोन मैरो में। टी सेल कहाँ बनती है, थाइमस। टी सेल कहाँ बनती है, बोन मैरो। मैच्योर कहाँ होती है, थाइमस में। टी सेल कितने टाइप की, 3 प्रकार की। क्लियर है। टी सेल क्या निकालती हैं, लिम्फोकाइंस निकालती हैं, जिसकी वजह से और टी सेल बन पाए। क्लियर है इतनी बात। चलो, तो मैक्रोफेजेस की एक बहुत अच्छी क्वालिटी बताऊँ तुम्हें कि इनके ये ना मरते नहीं है, मरते नहीं। तो HIV ने किसको चुना, HIV ने चुना मैक्रोफेजेस पर। मैक्रोफेजेस जो होते हैं ये डिवाइड करते रहते मैक्रोफेजेस के अंदर HIV जो वायरस होता है वो डिवाइड करता रहता है। फिर मैक्रोफेज के अंदर एक समय आता है कि बहुत लोड बढ़ता है, तब जो है आपका मैक्रोफेज जो है बर्स्ट होता है। मैक्रोफेज जल्दी नहीं मरता, इसकी वजह से अटैक इन पे होता है HIV का। HIV सेल के मतलब HIV जो वायरस होता है, आपको पता है कौन सी सेल्स को मार गिराता है? आपकी बॉडी में एक होती है T हेल्पर सेल। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आपकी बॉडी में एक सेल्स होती है जिसका नाम होता है T हेल्पर सेल। T हेल्पर सेल्स जो होती हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ T सेल। ये दोनों काम करती हैं, ठीक है। ये B सेल को भी इनिशिएट करती हैं, B सेल इनिशिएशन भी करती हैं। ध्यान से सुनना, ये दोनों काम करती है। ये B सेल इनिशिएशन भी करता है, B सेल, अरे यार व्हाट इज रॉन्ग विद दिस, ये B सेल इनिशिएशन भी करती कि चलो भैया मारें, और ये T साइटोटॉक्सिक सेल को भी इनिशिएशन करता है कि चलो मारते हैं इन्फेक्शन को। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेल है। और ये जो HIV वायरस होता है ये आपके T हेल्पर सेल के CD4 रिसेप्टर्स को मार देता है, जिससे T हेल्पर सेल मर जाती है। क्लियर है। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेल होती है, इससे आपकी इम्यूनिटी गिरने लगती है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि मैक्रोफेजेस जो होते हैं ये आपके वो होते हैं दैट रिजर्वायर होते हैं। HIV जो होता है ये आपकी T हेल्पर सेल को मार डालता है, ठीक है। अब मैक्रोफेजेस के अंदर आपका HIV वायरस कैसे रेप्लिकेट करेगा, उसके लिए एक इमेज जो मैं लेके आई हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, ये सब थ्योरी लिखी हुई है, सब थ्योरी लिखी हुई है। मैं आपको इवेंट समझा देती हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और इवेंट जो है, ये इवेंट जो है NCERT का डायग्राम लेके आई हूँ, क्लियर हो जाएगा कि मैक्रोफेज में कैसे काम होता है। ये है वायरस का RNA, ठीक है। पहले मैं ठीक है यार, रेड क्लियर हो रहा है, ठीक है। ये है वायरस, ठीक। वायरस का ये है प्रोटीन का कोट, इसका ये है बेटा जी इसका प्रोटीन का कोट। आप इवेंट लिखना, मैंने आपको थ्योरी दे दी है, मैं आपको इसको समझा देती हूँ, ठीक है। ठीक, डन। इसी तरीके से लिखना है आपको और ऐसे ही सवाल आएंगे आपको। क्लियर। ये वायरस जो है ये प्रोटीन कोट आया, ये है वायरस का RNA। पर RNA के साथ वायरस में एक और एंजाइम जुड़ा हुआ है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एनिमल सेल पे इन्फेक्ट किया तो प्रोटीन कोड बाहर रहा, सिर्फ और सिर्फ क्या आ गया, RNA अंदर आ गया। अब इस RNA से कौन सा एंजाइम जुड़ा हुआ है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो इसको कन्वर्ट कर देता है DNA में, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है, ठीक है, इसको हम HIV को रेट्रोवायरस क्यों कहते हैं, आपको समझ में आता है। मान लो ये आपकी मैक्रोफेज सेल, जो ग्रीन वाली है ना, ये आपकी मान लो मैक्रोफेज सेल ही। आई होप दिस रेड कलर इज विजिबल। मैं लिख रही हूँ मैक्रोफेज, तो ये जो ग्रीन वाली सेल है मैक्रोफेज। तो हमको ये बताना है कि किस तरीके से आपका HIV वायरस जो होता है वो मैक्रोफेज पे अटैक करता है और किस तरीके से उसमें रेप्लिकेट करता है। तो मान लो ये मैक्रोफेज है, ठीक।
हम HIV वायरस को रेट्रोवायरस भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो आपके RNA को DNA में कन्वर्ट कर सकता है, बिकॉज दे हैविंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो RNA अंदर घुसा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से द RNA गेट कन्वर्टेड इनटू द DNA। क्लियर? नाउ दिस DNA गेट, ये अभी थोड़ी देर पहले अपन डिस्कस किया यार, द वायरल DNA इनकॉर्पोरेट इनटू द होस्ट जीनोम। क्यों? क्योंकि अगर RNA होता तो होस्ट जीनोम उसको लेता ही नहीं, DNA बन गया तो DNA में DNA मिक्स हो गया। जैसे जैसे होस्ट जीनोम रेप्लिकेट करता जाएगा ये भी अपना DNA रेप्लिकेट करेगा और फिर ये DNA किस में कन्वर्ट कर लेगा अपने आप को? RNA में। बहुत आसान सी चीज़ है। तो अब RNA के दो काम, RNA जो है ये बनाएगा आपका जेनेटिक मटेरियल और फिर ये RNA बन जाएगा प्रोटीन, तो इसके ऊपर की ये कवरिंग बच जाएगी। तो RNA जो है जेनेटिक मटेरियल बन गया, जो कि आया था सेम टू सेम वैसे बन गया, और उसके ऊपर कुछ RNA प्रोटीन्स का प्रोटीन कोड बना लिया। इस तरीके से इस मैक्रोफेजेस में वायरल लोड बढ़ता जाएगा और मैक्रोफेजेस भरती जाएगी। मैक्रोफेजेस मरती नहीं इतनी जल्दी से, मैक्रोफेज बस्ट हो जाएगा और आपका नया RNA जो है वो आपका जो HIV वायरस है वो बाहर आ जाएगा और ये नया वायरस है जो अदर सेल को इन्फेक्ट करने के लिए रेडी है। तो इस तरीके से आपको चीज़ें लिखनी है। ठीक, क्लियर हो गया? सो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आंसर है। क्लियर है? सो हाँ, ओके। तो HIV किस तरीके से काम किया? नाउ एट द सेम टाइम HIV मैक्रोफेज को तो इन्फेक्ट कर रहा है, साथ ही साथ T हेल्पर सेल को भी इन्फेक्ट करता है। T हेल्पर सेल का नंबर कम होते जाता है। T हेल्पर के सेल के CD4 रिसेप्टर को पहचानता है, उसको मार डालता है। T हेल्पर सेल मरेंगी तो T सेल भी घटेगी और B सेल भी घटेगी, मतलब कुल मिला के आपकी इम्यूनिटी की धज्जियाँ उड़ जाएगी और आप ना HIV से नहीं मरोगे, आप दूसरी बीमारियों से मर जाओगे। ठीक है? तो अब न्यूली फॉर्म्ड प्रोजेनीज रिलीज इनटू द ब्लड और कंटिन्यूसली हेल्दी T लिम्फोसाइट को मारती रहती है। सेम चीज़ है, ठीक है, जो मैंने आपको अभी सिखाई। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 चिल्ड्रन हैं A एंड B, ठीक है, रिस्पेक्टिवली इनकी एज है 4 और 5 साल की। ये एक हॉस्पिटल में विजिट किए और दोनों को सिमिलर जेनेटिक डिसऑर्डर था। एक गर्ल को प्रोवाइड किया गया एक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है, और उनको बोला गया कि रेगुलर इंटरवल में आप आइए डॉक्टर को दिखाने के लिए। ठीक है, जबकि जो है B जो गर्ल थी उसको हाउएवर गिवन अ थेरेपी दैट डिड नॉट रिक्वायर रिविजिट आफ्टर द ट्रीटमेंट। तो दो गर्ल थी 4 और 5 साल की, A और B, दोनों को सिमिलर जेनेटिक बीमारी थी। A को कहा गया तुमको एंजाइम दे रहे हैं रिप्लेसमेंट थेरेपी, पर तुमको बार बार डॉक्टर के पास आना पड़ेगा। B को कुछ ऐसा दिया गया जिससे उसको बार बार नहीं आना पड़ा। तो A को क्या दिया गया ये बताना है और B को क्या दिया गया ये बताना है। तो आप ये बताइए कि कौन सी चीज़ है जिससे ये दोनों गर्ल बीमार हैं। तो आपकी एक NCERT में एक डिजीज़ है जिसका नाम है सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पे आप नहीं लिखे हो पर मैं आपको लिख के बता देती हूँ। ठीक है, आपके शरीर में छोटे छोटे बच्चे, मतलब इनकी आयु भी ज़्यादा नहीं होते। आप लोगों ने बबल बेबी का नाम सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बता देती हूँ। इनका जीवन बच्चों इतना झंड होता है बेचारे बच्चों का कि इनको ना एक बबल के अंदर अपना पूरा जीवन बिताना पड़ता है, क्योंकि इनके अंदर एक एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है जिसको कहते हैं एडिनोसिन डी एमिनेज डेफिशिएंसी। ठीक है, एडिनोसिन डी एमिनेज जो होता है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपका दैट फॉर्मेशन ऑफ क्या कहते हैं इसको, नाइट्रोजनस बेसिस, एंड इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ WBC। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी आपके शरीर में हो जाए तो आपकी पर्टिकुलर WBCs नहीं बनेंगी और आपका DNA भी खराब होने लगेगा। तो ये बीमारी जो है इसकी वजह से इसको कहते हैं सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, इस बीमारी में इम्यून सिस्टम डिक्रीज हो जाता है क्योंकि WBC नहीं बन रही है। एक पर्टिकुलर टाइप के प्यूरिन्स बनना बहुत जरूरी, इसमें प्यूरिन जो है सिंथेसिस इंटरप्ट हो जाता है। प्यूरिन इज द नाइट्रोजनस बेस ऑफ द DNA। ठीक है, प्यूरिन सिंथेसिस जो होता है वो ढंग से नहीं हो पाता। ठीक है, सिंथेसिस नहीं हो पाता जिसकी वजह से आपके मैक्रोफेजेस नहीं बन पाते, जिसकी वजह से इम्यूनिटी डिप्राइव्ड हो जाती है और आपको बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। ठीक है, तो इनको है, इन दोनों लड़कियों को है ADA की डेफिशिएंसी, एडिनोसिन डी एमिनेज की डेफिशिएंसी। एडिनोसिन क्या है? एक नाइट्रोजनस बेस ही तो है। क्लियर? अब एक जो है, ध्यान से सुनिएगा, एक को बार बार क्यों विजिट करना पड़ा? अरे यार, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Why did the treatment provided to the girl A required repeated visits? ठीक है, क्यों दिया गया?
गर्ल ए को हमने दे दिया है एंजाइम, ले लो एंजाइम, पर जैसे जैसे एंजाइम का लेवल कम होता जाएगा उसको बार बार डॉक्टर के आना पड़ेगा। सो द एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी एडीए इंट्रोड्यूस टू द पेशेंट, ठीक है, एडीए इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, एडीए एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है, ये देखो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो एडीए दे दिया गया उसको और एडीए जो है वो मिल गया तो मैक्रोफेज जैसे जैसे बनते गए तो काम चल रहा है, ठीक है, तो इसलिए इनको पर एडीए खत्म होता जाएगा तो बार बार आना पड़ेगा, ठीक। बी को क्या है, बी को एंजाइम हमने जीन दे दिया है कि एडीए बन जाएगा। बेटा इसमें हुआ ये है कि एडीए बनाने वाला जीन गड़बड़ हो गया है इसके शरीर में, दोनों बच्चियों के, तो एक को तो हमने एंजाइम दे दिया, दूसरे को जीन दे दिया, तो जीन दे दिया तो आराम से रेगुलर पीरियड पे बनता रहेगा एडीए बॉडी में, तो उसको बार बार डॉक्टर के पास नहीं आना पड़ेगा। ए वाले को एंजाइम दिया है तो एंजाइम जब खत्म हो जाएगा तो बार बार आना पड़ेगा। अब इसके बाद इसका कोई परमानेंट क्योर है नहीं, जीन थेरेपीज की परमानेंट क्योर हो सकती है, पर वही बात है जीन दोगे तो हो सकता है कोई फॉरेन रिएक्शन हो जाए, इम्यून सिस्टम इतना कमजोर है रिजेक्ट हो जाए जीन, तो पेशेंट की मृत्यु समय से पहले हो सकती है। ऐसे बच्चों की आयु ज़्यादा दिन नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द कॉजेटिव एजेंट ऑफ निमोनिया एंड द कॉमन कोल्ड, ठीक है। एडीए डेफिशिएंसी समझ में आई आपको, क्या बोला मैंने, एडीए डेफिशिएंसी इज वेरी वेरी एसेंशियल थिंग बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इसको डिटेल में बताती हूँ, सुनो। अब ये एडीए करता क्या है, देखो जब डीएनए, देखो डीएनए एक मॉलिक्यूल है ना, ध्यान से सुनना, डीएनए जब टूटता है ना तो एक बहुत ही खतरनाक टाइप का मॉलिक्यूल निकलता है जिसको कहते हैं डीऑक्सी एडिनोसिन। ये डीऑक्सी एडिनोसिन लिम्फोसाइट्स के पास जाता है और उसको मारना शुरू कर देता है। तो एडीए क्या करता है, उसको एलिमिनेट करता है, डीऑक्सी एडिनोसिन को भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, तो आपके जो लिम्फोसाइट, जो आपके मैक्रोफेजेस होते हैं वो प्रोटेक्ट रहते हैं, प्रोटेक्ट रहेंगे तो आपके बचे रहेंगे, तो आपको बीमारियां नहीं होंगी। अब आपके पास एडीए नहीं है, डीऑक्सी एडिनोसिन बने जा रहा है तो वो मारता जाएगा आपके लिम्फोसाइट को, तो आपकी इम्यूनिटी डिक्रीज होती जाएगी, सीधी बात है। चलो, नेम द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द निमोनिया एंड द कॉमन कोल्ड, ठीक है। निमोनिया का क्या है भैया, निमोनिया के बहुत सारे, निमोनिया के बहुत सारे हैं, ठीक है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ठीक है, आई डोंट नो, हाँ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ठीक है। और आपका कॉमन कोल्ड का क्या है, कॉमन कोल्ड का है राइनोवायरसिस, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये एनसीईआरटी के हैं दोनों। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा देख के बहुत मन करेगा कि इसको वायरल डिजीज लिख दें, पर बेटा ये दोनों बैक्टीरियल डिजीज हैं जिससे निमोनिया होता है। निमोनिया में क्या होता है, निमोनिया का बहुत ही प्रॉपर मतलब कि बहुत ही पॉपुलर सिम्टम है कि नेल्स ग्रे हो जाते हैं, लिप्स ग्रे हो जाते हैं, क्योंकि एल्विलाइज ब्लॉक हो जाते हैं म्यूकस से, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज ढंग से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ढंग से प्रॉपर पार्ट्स को मिलेगी नहीं, तो आदमी नीला काला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का डिसऑर्डर है, मतलब नीचे इन्फेक्शन नहीं करता। कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है, राइनोवायरसिस। तो कॉमन कोल्ड इज अ वायरल डिजीज और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये बैक्टीरियल डिजीज है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिम्टम क्या है। निमोनिया किसको इन्फेक्ट करता है, एल्विलाइज ऑफ लंग को, जबकि कॉमन कोल्ड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को, ठीक है। इससे ठंड लगती है, इससे सोर थ्रोट होता है, मतलब सिर्फ गले के ऊपर सिम्टम होता है, ठीक है। इसमें लिप्स और फिंगर टर्न ब्लैक हो जाते हैं और इसमें जब आपको खांसी आती है तो एक अजीब सी आवाज़ आती है। इसमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी तो इसमें भी होती है। क्लियर है, आगे बढ़ें। निमोनिया में खांसी आती है, इसमें भी खांसी आती है, ठीक है। इसमें हेडेक होता है, इसमें भी हेडेक होता है। इसमें सांस लेने में दिक्कत होती है, इसमें भी होती है, पर इसमें ज़्यादा होती है। यहाँ छाती में दर्द होता है, उसमें छाती में दर्द नहीं होता, क्योंकि वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है। क्लियर। तो ये हुआ है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो कि आपको 3 नंबर में लिखने हैं इस तरीके से। क्लियर है। अब यही क्वेश्चन आपको पूरा उसमें मतलब बहुत लंबे में भी आ सकता है, यू हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन द डिटेल, ठीक है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मैं शुरू कर रही हूँ और पहला ही मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन आया है, जो कि मलेरिया के इतने सारे टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जैसे कि आपको लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया का फ्लो चार्ट बनाने के लिए आ सकता है, ठीक है। आपको बताना है कौन सा फॉर्म एंट्री करता है ह्यूमन बॉडी में और पूरा लाइफ साइकिल बताना है। फिर उसके बाद बताना है लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट, ठीक है। स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोडियम ट्रांसमिटेड टू द ह्यूमन बॉडीज बाय द वेक्टर, ठीक है। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप से सवाल आ सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अगर शॉर्ट आंसर में आया यही सवाल, अगर शॉर्ट आंसर में आया तो कैसे लिखोगे और लॉन्ग आंसर में आया तो कैसे लिखोगे, इसके बारे में हम लोग बात करें ना। बेटा एनर्जी से बाहर जाओ, दिस इज द लास्ट सेगमेंट ऑफ द सेशन। लॉन्ग आंसर कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस देना है लोगों को। इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, धड़ाधड़ पूरा कवर कर लिया, उसके बाद भी चेचे पेपे करना है। ध्यान से सुनो क्या बोल रही हूँ मैं। अगर यही चीज शॉर्ट आंसर में आ गई, मलेरिया डिस्क्राइब करने के लिए HIV का शॉर्ट आंसर बताया कैसे लिखना है, यही अगर शॉर्ट आंसर मलेरिया का आ जाए तो कैसे लिखोगे, ऐसे
लिखोगे। पहले मॉस्किटो बाइट करता है, मॉस्किटो बाइट करता है तो इन्फेक्शियस स्टेजेस, पहले तो आप ये याद रखिए कि मलेरिया का प्राइमरी होस्ट है मच्छरनी। कौन सी मच्छरनी? फीमेल एनाफ्लीज मच्छरनी। तो मलेरिया की प्राइमरी होस्ट इज द फीमेल एनाफ्लीज मच्छरनी एंड सेकेंडरी होस्ट इज द ह्यूमन बीइंग। प्राइमरी होस्ट जो होता है जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेकेंडरी होस्ट जिसके अंदर एसेक्सुअल होता है। तो हमारे अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और मच्छरनी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, मच्छरनी जब आपको काटती है तो मलेरिया का प्लाज्मोडियम पैरासाइट भेज देती है, पर कौन सा रूप भेजती है? तो वो होगा स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट इंजेक्ट कर देती है आपके अंदर। ठीक है, फिर ये आपके अंदर पहुंचता है, फिर पता है पहले तो ये ब्लड स्ट्रीम में घूमता रहता है, जैसे ही हमको पता चलता कि मलेरिया घुसा है ये एस्केप कर जाता है और जाके लीवर सेल में इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। लीवर सेल में ये स्पोरोजोइट ऐसे रिंग शेप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसा रिंग शेप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर इसमें होता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन से बहुत सारे पैथोजन बनते हैं, पैरासाइट बनते हैं, जिनको हम मीरोजोइट्स कहते हैं। अब ये रिंग शेप में मल्टीपल फिजन होगा। ठीक है, मल्टीपल फिजन से बहुत सारे जो है आपके मीरोजोइट्स बनेंगे, पर मीरोजोइट, क्रिप्टोमीरोजोइट, ये सब कुछ नहीं आएगा। ठीक है, फिर ये पैथोजन जो है बाहर निकलेंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद ये पैथोजन बाहर निकलेंगे, नई आरबीसीज को इन्फेक्ट करेंगे। क्या हुआ? ध्यान से सुनना। पहले स्पोरोजोइट आए, लीवर सेल के अंदर घुस गए, लीवर सेल के अंदर वो एक रिंग शेप का स्ट्रक्चर बनाया, उस रिंग शेप में बार बार मल्टीपल फिजन हुआ। लीवर सेल के अंदर खूब सारे पैथोजन बने, पैरासाइट बने और वो लीवर सेल बर्स्ट हो गई। नई लीवर सेल्स को इन्फेक्ट करना शुरू किया और धीरे से आ गए ब्लड सेल्स पे। ब्लड सेल्स के अंदर घुसे, फिर रिंग शेप, फिर मल्टीपल फिजन, फिर आरबीसी फटी। जब आरबीसी फटती है ना तो एक केमिकल निकलता है जिसको कहते हैं हीमोजोइन, जिसके आपको बहुत ठंड लगती है, बुखार आती है। इस तरीके से आपका साइकिल चलता रहता है। आपको मीरोजोइट, क्रिप्टोमीरोजोइट, ट्रोफोजोइट ये सब कुछ नहीं लिखना है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया और ना तो नीट में आता है, पर मैं पढ़ाती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जब किसी कोचिंग का मॉड्यूल सॉल्व करते हैं तो ये शब्द आते हैं। तो जब मैं आपको डिटेल से मलेरिया पैरासाइट पढ़ाऊंगी तो पढ़ा दूंगी। ठीक है, सो फिर क्या हुआ? ब्लड स्ट्रीम में आया, ब्लड स्ट्रीम से कहाँ चला गया? लीवर में चला गया, लीवर में मल्टीप्लाई किया, लीवर सेल बर्स्ट हुई और पैरासाइट, हर जगह वो पैरासाइट शब्द का इस्तेमाल कर रहा है आपका एनसीईआरटी। ठीक है, फिर उसके बाद ये पैरासाइट जो है धीरे से कहाँ गई? आरबीसी में, फिर आरबीसी के अंदर मल्टीप्लिकेशन, रिंग शेप, मल्टीपल फिजन, आरबीसी फटी। अब इस तरीके से रिपीटेडली आपके आरबीसी में इन्फेक्शन चलता रहता है, पर कुछ जो पैरासाइट है वो निकल जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं मेल और फीमेल गैमीटोसाइट में। और ये मेल और फीमेल गैमीटोसाइट जो है, ये मेल और फीमेल गैमीटोसाइट जो है, ठीक है, ये देखो कुछ आरबीसी तो इन्फेक्शन कंटिन्यूसली ऐसे साइकिल में चला रही है, पर कुछ आरबीसी के अंदर ये जो पैथोजेंस हैं, जो पैरासाइट हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? मेल और फीमेल गैमीटोसाइट में। उसके बाद मच्छरनी इसको सक कर लेती है, मेल और फीमेल, इसके आगे तो बना नहीं है, मैं बता दे रही हूँ। उसके बाद इन मेल और फीमेल गैमीटोसाइट वाले आरबीसी को मच्छरनी सक कर लेती है और सक करने के बाद, ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट वहां पर कन्वर्ट होते हैं मेल और फीमेल गैमेट्स में, दोनों के बीच में फ्यूजन होता है, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है और गट में फिर नए स्पोरोजोइट बनते हैं, फिर वो गट से सलाइवरी ग्लैंड में आ जाते हैं, मच्छरनी फिर आपको काटती है और आपके स्पोरोजोइट फिर से आपके ब्लड में रिलीज कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप शॉर्ट आंसर लिख सकते हो फ्लो चार्ट में। लॉन्ग एक्सप्लेनेशन अगर आ गया तो कैसे लिखेंगे? एक एक स्टेप समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले मच्छर काटा। ठीक है, सबसे पहले मच्छर काटा तो मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड से क्या रिलीज हुए? स्पोरोजोइट। तो आपको सबसे पहले क्या क्या सवाल आ सकता है वो समझते हैं। सबसे पहले आपको सवाल आ सकता है मलेरिया में प्राइमरी होस्ट कौन है? मच्छरनी, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहाँ हो रहा है। फिर आपको आ सकता है सेकेंडरी होस्ट कौन है? तो ह्यूमन है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर भी होता है, लल्ला मेरे बच्चों मेरे आंखों के तारों चांद सितारों, उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बीच बीच में आपको लगता है शिप्रा मैम पागल हो जाती है, दिमाग खराब हो जाता है, पर क्या करूँ? ठीक है, फिर उसके बाद स्पोरोजोइट जो है ये पहुंच गए लीवर में, ब्लड में घूमते हैं, जब तक अपन को पता चलता है ससुरी कहाँ घुस गए थे? लीवर सेल के अंदर। फिर लीवर सेल के अंदर वो मल्टीप्लाई करते रहे, लीवर सेल बर्स्ट हुई, बहुत सारी लीवर सेल्स को इन्फेक्ट किया और धीरे से ब्लड में आकर वो आरबीसी को इन्फेक्ट करने लगे। किसको इन्फेक्ट करने लगे? लीवर को तो इन्फेक्ट कर ही रहे हैं, साथ में किसको इन्फेक्ट करने लगे बच्चों? आरबीसी को इन्फेक्ट करने लगे। आरबीसी के अंदर फिर वही मल्टीप्लिकेट करते गए, फिर आरबीसी बस्ट हुई और बहुत सारे पैरासाइट निकले। फिर ये रिपीटेडली चलता रहा, पर ठीक है, पैरासाइट जो होते हैं, देखो पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल, बर्स्टिंग द रेड ब्लड सेल्स एंड कॉजिंग द साइकिल्स ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम, रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल्स। क्या समझे आप? ये समझे, देखो ध्यान से। तो इस तरीके से पैरासाइट बार, ये देखो ये वाला जो सेल है ना, ये वाला सेल, ये वाला सेल, ये लीवर सेल का साइकिल है, ये लीवर का सेल का साइकिल है।
अरे यार कितना बुरा लिख रही हो शिप्रा, बेटा मान जाओ। ठीक है, ये लीवर सेल का साइकिल है बेटा, ध्यान से सुनना। देखो 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 देखो, ये वाला जो साइकिल है ये लीवर के अंदर चल रहा है, लीवर। फिर यहाँ से पैथोजन उठा और इसने आरबीसी को इन्फेक्ट कर दिया, आरबीसी के अंदर नंबर बढ़ता गया, आरबीसी फटी, पैथोजन निकला, फिर नई आरबीसी को इन्फेक्ट किया। पर जब आरबीसी फटती है तो बेटा क्या निकलता है, हीमोजोइन, जिससे क्या आता है, फीवर और दूसरे सिम्टम। अब यहाँ पे लिख रहा हुआ है कि अब रेड ब्लड सेल के अंदर ये जो कुछ रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो है आपके रेड ब्लड सेल के अंदर कुछ समय के बाद ये जो पैथोजन है ये गैमीटोसाइट बना लेता है, मेल गैमीटोसाइट, कुछ में फीमेल गैमीटोसाइट। ठीक है, दीज आर द गैमीटोसाइट, अभी गैमीट नहीं है। उसके बाद इन गैमीटोसाइट्स को कौन सक कर लेता है, फीमेल सक कर लेती है और ये कन्वर्ट होते हैं मेल और फीमेल गैमीट में। फिर इन दोनों के बीच में होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है आपका जो फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट है वो कन्वर्ट होता है स्पोरोजोइट में और फिर ये इंटेस्टाइन से माइग्रेट करके मच्छर के ब्लड में आता है और उसकी सलाइवरी ग्लैंड में आता है और मच्छर फिर से आपको काट के स्पोरोजोइट दे देता है। तो इट इज़ अ लीवर साइकिल, इट इज़ अ रेड ब्लड साइकिल। यहाँ पे आरबीसी के अंदर गैमीटोसाइट जनरेट हो रहा है, गैमीटोसाइट को सक किया गया, गैमीट में कन्वर्ट किया, फर्टिलाइजेशन हुआ, इंटेस्टाइन में पूरे फैल गया, ब्लड में फैल गया, मच्छर नहीं गए, फिर सलाइवरी ग्लैंड में आया, फिर आपको काट लिया गया। क्लियर है? सो पहली स्टेज में क्या हुआ, पैरासाइट इंटर हुआ बॉडी में, किस स्टेज पे, स्पोरोजोइट में। फिर ये स्पोरोजोइट कहाँ गए, लीवर सेल में। ठीक है, लीवर सेल में लोड बढ़ता गया, लीवर सेल बर्स्ट हुई और फिर ये आरबीसी पैथोजन कहाँ घुस गए, आरबीसी में। आरबीसी में भी स्पोरोजोइट ने इन्फेक्ट किया, वहाँ पे भी लोड बढ़ा, आरबीसी बर्स्ट हुई और ये दूसरी आरबीसी को इन्फेक्ट की। क्लियर है? आगे बढ़े। पैरासाइट जो है, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनिए। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैंने आपको मीरोजोइट्स बताए थे ना, तो जब आरबीसी सेल फटती है तो उससे हम पैरासाइट बोल रहे हैं, उसको हम कहते हैं मीरोजोइट्स, ऐसा लिखो। तो मीरोजोइट एंटर किया आरबीसी में, आरबीसी में फिर वही कहानी, आरबीसी में फिर से क्या बनेंगे, आरबीसी में फिर से वही कहानी बनेगी भाई, आरबीसी बस्ट होगी, लोड बढ़ेगा तो। क्लियर है? और लोड बढ़ेगी तो नई आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे और कुछ आरबीसी गेट कन्वर्टेड इनटू द गैमीटोसाइट। ठीक है, कुछ आरबीसी जो है उसके अंदर माइक्रो एंड मेगा गैमीटोसाइट कन्वर्ट हो जाएंगे और उसको कौन सक कर लेगा, मच्छरनी, और फिर फर्टिलाइजेशन होगा। क्लियर है? सो पैरासाइट्स देन फॉलो द सेक्सुअल स्टेज ऑफ आरबीसी, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज सिग्नेट रिंग स्टेज, अपीयर एज अ रिंग इनसाइड द आरबीसी अंडर the microscope. Usually presence of malarial parasite in the human ये क्या है, is identified the pathologist by this stage. तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप, देखो यहाँ पे, तो देखो आरबीसी के अंदर जब आता है ना आपका इन्फेक्शन तो ऐसे रिंग शेप का हो जाता है। ठीक है, रिंग शेप इज द डिटेक्शन स्टेज, रिंग शेप दिख रहा है मतलब इन्फेक्शन है। फीमेल मॉस्किटो, अब ये गैमीटोसाइट बन गए हैं आपके आरबीसी के अंदर, कुछ में मेल बन गए, कुछ में फीमेल बन गए, उसको सक कर लेगी। ठीक है, फिर वो मेल और फीमेल क्या होंगे, ठीक है, मॉस्किटो के अंदर चले जाएंगे, फिर उसके इंटेस्टाइन में फर्टिलाइजेशन होगा, पूरे ब्लड में फैल जाएगा फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट जो कि कन्वर्ट हो चुका है स्पोरोजोइट में, फिर वो काट देगी, सलाइवरी ग्लैंड से आपके अंदर आ जाएगा। सो क्या देखा, लीवर से बस्ट हुआ आरबीसी बस्ट हुआ, नई आरबीसी एंड कन्वर्टेड इनटू द मीरोजोइट गोज इनटू द सर्कुलेशन, इन्फेक्ट द न्यू आरबीसी, और ये कन्वर्ट हो गया, ये जो आपके अंदर जो इन्फेक्शन पड़ा है कुछ कन्वर्ट हो गए मैक्रोगैमीटोसाइट में, कुछ माइक्रोगैमीटोसाइट में, मतलब कुछ मेल में कुछ फीमेल में। क्लियर है? आगे बढ़े। डन हो गया मलेरिया का लाइफ साइकिल आएगा, याद करना, अच्छे से बना लेना। लीवर, आरबीसी, मैक्रोगैमीटोसाइट, फिर मच्छरनी में फर्टिलाइजेशन दिखाना, फिर स्पोरोजोइट्स बनाना, फिर जो है स्पोरोजोइट को निकलता दिखाना, फिर काटने का दिखाना। क्लियर? नेम द ड्रग यूज, सेडेटिव्स एंड पेन किलर में क्या यूज करते हैं हम, ओपियोइड्स यूज करते हैं ना। ओपियोइड का एक फॉर्म है मॉर्फिन जो होता है वो ओपियम के लेटेक्स से निकाला जाता है, जो कि सेडेटिव एंड पेन किलर। बेटा मेरे बच्चों, मेरे आंखों के तारों, चांद सितारों, हेल्थ एंड डिजीज में कोई भी प्लांट का डायग्राम है ध्यान से देख के जाना, स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देख के जाना, क्योंकि पहचानने के लिए आ सकता है और लिखने के लिए भी आ सकता है। धतूरे का फ्लावर आ सकता है, पॉड आ सकता है ओपियम का, तो आएगा बेटा, ध्यान से देखना। फॉर हेल्पिंग पेशेंट टू कोप अप विद मेंटल इलनेस एंड डिप्रेशन, बताओ कौन सा, बार्बिट्यूरेट्स होते हैं, एलएसडीज होते हैं, ओपियम्स होते हैं और आपके एम्फीटामाइंस होते हैं, सब बताया मैंने आपको, क्या इतना स्ट्रेस है ना। देखो ठीक, बार्बिट्यूरेट्स, एलएसडीज, दे आर यूज्ड इन द हेल्प ऑफ पेशेंट विद टू कोप अप विद मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन। एलएसडीज जो होते हैं जब एक्स्ट्रा यूज कर लो तो हेलुसिनेजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। इवन धतूरा, बेलेंड्रोना, एट्रोपा जो होता है, अगर इसका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें तो ये हेलुसिनेजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। देखो, हमको 3 प्रकार की ड्रग्स इस चैप्टर में पढ़नी थी, ठीक है, जिसके है ओपियोइड, फिर उसके बाद है आपकी कैनाबिनॉइड्स और कोका एल्कलॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स जो होते हैं, जो भांग हो गया आपका, ठीक है,
ये जो होते हैं, चरस हो गया, अफीम हो गया, ये सब जो होते हैं ये हेलुसिनोजेन एजेंट होते हैं। ओपीएम क्या होता है, डिप्रेसेंट होते हैं। और कोका एल्कलॉइड जो होते हैं ये वो आपको खुशी देती है, हाँ ठीक है, ये वाला इफेक्ट देते हैं। क्लियर, समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, थर्ड नंबर, हाउ डज मॉडरेट द हाई डोजेज ऑफ कोकेन इफेक्ट द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, देखो ध्यान से, सीधी बात यह है कि कोकेन जो है ये कोका एल्कलॉइड नाम के प्लांट से निकाला जाता है। वो गाना सुने, कोका कोला तू शोला शोला तू। लोग साउथ जो अमेरिका के लोग थे बहुत समय पहले कोका कोला के बहुत एडिक्ट हुआ करते थे, क्योंकि कोकेन मिलाया जाता था। कोका एल्कलॉइड नाम के प्लांट से ये निकाला जाता है। ये बहुत ही स्टिमुलेंट ड्रग है, इससे आदमी की खुशी होती है। बेसिकली जब आपको बोलते हैं वाह बेटा आज तूने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारे पिताजी बोलते हैं, तो आपके नर्व्स जो होते हैं, डोपानर्जिक आपके पास नर्व होते हैं, वो डोपामाइन निकालते हैं। तो डोपामाइन जब तक निकला रहता है तब तक आपको खुशी मिलती है, फिर ये डोपामाइन उन डोपानर्जिक नर्व्स में वापस चले जाते हैं। पर कोकेन जो होता है वो डोपानर्जिक नर्व में ऐसे बैठ जाता है, तो डोपामाइन को वापस नहीं आने देता, वो रिलीज रहते हैं, तो आपको हमेशा खुशी का एहसास होता है। ठीक है, ये स्नॉर्टिंग से लिया जाता है। कोकेन की स्मगलिंग होती है साउथ अमेरिका से अमेरिका में। ठीक है, आपने वो सुना पाब्लो एस्कोबार, इसी की वो करता था स्मगलिंग। इट इज़ अ पावरफुल एडिक्टिव स्टिमुलेंट ड्रग। द सोर्स ऑफ कोकेन इज द कोका लीव्स, इरिथ्रोजाइलम खा। बहुत सारे लोग ना, बहुत सारे आदिवासी कुछ जगह के उनकी लीव्स को खाते भी थे। ठीक है, पर उससे जितना फर्क नहीं पड़ता, इसको स्नॉट किया जाता है। इट कैन ऑल्टर द ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, एंड इफ यूज रिपीटेडली, बताया ना डोपानर्जिक न्यूरॉन्स को में डोपामिन वापस नहीं जाने देता। क्लियर। अब अगर मॉडरेट डोजेज ऑफ कोकेन लेंगे तो क्या क्या होगा। मॉडरेट डोजेज ऑफ कोकेन लेंगे तो फीलिंग ऑफ यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब समझते हैं, यूफोरिया का मतलब होता है बेटा जी हैप्पीनेस। यूफोरिया का मतलब होता है हैप्पीनेस। यूफोरिया का मतलब क्या होता है बेटा जी, हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस मिलती है आपको, खुशी मिलती है, क्योंकि डोपामिन को जाने नहीं देता। ठीक है, अच्छा ये याद रखिएगा, ओपीएम के रिसेप्टर आपके पास जीआई ट्रैक और ब्रेन दोनों में है, जबकि कोकेन के रिसेप्टर सिर्फ ब्रेन के नर्व्स में है। ठीक है, ये क्या करता है, हार्ट बीट इंक्रीज कर देता है। ठीक है, हार्ट बीट को और अल्टर कौन करता है आपके दैट वो भी कैनाबिनॉइड्स भी हार्ट बीट पे फर्क डालते हैं, हार्ट बीट इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इंक्रीज हार्ट बीट, रेस्पिरेशन रेट और ब्लड प्रेशर। फिर खुशी रहती है तो आँख फटी रहती है, तो डायलेट प्यूपिल और फीलिंग ऑफ वेलनेस एंड इंक्रीज कॉन्फिडेंस। मॉडरेट में लोगे तो ज़्यादा लोगे तो पूरे दिन खुश रहोगे। हाई डोजेज अगर कोकेन लिया तो पैनिक अटैक्स, इतना खुश रहोगे तो लोग कहते हैं ना खुशी के मारे मर गया, वो होने का चांसेस है। इरिटेबिलिटी, ज़्यादा खुशी से गुस्सा आने लगेगा, घबराहट होने लगेगी। मतलब अगर आपने नहीं लिया तो घबराहट होने लगी, चाहिए मुझे। ठीक है, एंजाइटी होगी। ठीक है, पैरानोइया होगा, आपको अजीब अजीब से सपने आएंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ हाई डोजेज ऑफ कोकेन रिजल्ट्स इन द हाई, क्योंकि आप खुश रहते तो कुछ हो गया, ठीक है, खाओगे नहीं पियोगे नहीं, ब्रेन बोलेगा शांत रहो, खुश तो तुम हो ही। ठीक है, और आपको पार्किंसंस डिजीज भी हो सकती है। ठीक है, दिमाग जो है हिल जाएगा, भूलने लगोगे चीजें। क्लियर। डिफाइन द एडोलेसेंस। व्हाई आर द एडोलेसेंस एडवाइज नॉट टू स्मोक। हाउ स्मोकिंग अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ठीक है, एक्सप्लेन द रेफरेंस टू देयर राइज इन द ब्लड प्रेशर एंड एम्फाइसेमा। ठीक है, ये एक मतलब मैंने आपको बताया ना, हेल्थ एंड डिजीज जो है हमने सब कवर किया है बेटा, हमने सब कवर किया। कैंसर बचा, कैंसर भी कवर करेंगे, तुम काहे टेंशन ले रहे हो। ठीक है, अगर किसी ने सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लिया होगा ना तो ये चैप्टर उसका रिवाइज हो गया होगा। एडोलेसेंस क्या होता है, सबसे पहले अपने को ये समझना जरूरी है। एडोलेसेंस इज द पीरियड एंड द प्रोसेस ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड द फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। मतलब बेसिकली बेटा जी, लल्ला जी, नन्हो जी, मुन्नो जी, इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है चाइल्डहुड से एडल्टहुड में आने का। क्लियर है इतनी बात, जिसमें आपकी मेंटल ग्रोथ भी होती है और आपकी फिजिकल ग्रोथ भी होती है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई एडोलसेंट एडवाइज नॉट टू स्मोक। क्यों बोला जाता है कि मत स्मोक करो। ठीक है, तो भैया ऐसा होता है ना कि जब हम एडल्टहुड में आते हैं तो हमको लगता है वाह यार ये बहुत ही कूल जमाना है, सिगरेट विगरेट पीना, वाह क्या बात है, चलो लोग। ठीक है, फिर उसके बाद वो टीवी में देखते हैं। टीवी का प्रचलन तो आजकल कहना ही है, छोटे छोटे बच्चे सिगरेट लेके ऐसे ऐसे एक्ट करते रहते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि देखे तो पीकर होता क्या है, कुछ लोग डिप्रेस होते हैं, कुछ लोग घर से परेशान होते हैं इसलिए पीने लगते हैं, उनको लगता है सबसे छूट जाएंगे, और उनको नहीं पता है कि यही फसाद की जड़ आखिरीन बनेगा। तो एडोलेसेंट को स्मोक नहीं करने के लिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर होता है निकोटीन, एंड निकोटीन इज वेरी अट्रैक्टिव, इट अटैक्स इनटू द ब्रेन सेल, और ब्रेन जो है उसका एडिक्ट हो जाता है। अगर नहीं पियोगे तो फिर ब्रेन आपको बोलेगा पी ले पी ले। ठीक है, घबराहट हो रही है तुझे। ठीक, इट इज हार्ड टू गेट रीड ऑफ द यूज ऑफ टोबैको। स्मोकिंग प्रोड्यूस नेगेटिव इफेक्ट ऑन द बॉडी, बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट। क्लियर है। एक्सप्लेन द, अच्छा
हाउ स्मोकिंग इफेक्ट द बॉडी, चलिए देखते हैं स्मोकिंग किस तरीके से आपकी बॉडी को इफेक्ट करता है। स्मोकिंग जो होता है इससे आपको लंग कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर, इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, कोरोनरी हार्ट डिजीज हो सकती हैं। ठीक है, स्मोकिंग जो होता है ये आपकी बॉडी में, क्योंकि आपको पता है कि इसमें कितने सारे कार्सिनोजेंस होते हैं, और ये आपके ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ा देता है। और अगर बात करें, अगर आपने 11th क्लास में रेस्पिरेटरी सिस्टम ढंग से पढ़ा होगा तो आप ये जानते होंगे मेरे बच्चों, मेरी जानो, कि जो आपकी जो हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बहुत ज़्यादा है। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इट इज़ अ टॉक्सिक गैस टू यू पीपल, खतरनाक होती है, जहरीली होती है, और ये क्या करती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड को घटा देती है। शरीर में आपके ऑक्सीजन डिक्रीज होगा और आप दम घुटने से मर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर होता है टोबैको जो एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन निकले, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है। चलो अब ये अलग क्वेश्चन आ गया, मतलब कैंसर का भी अपन ने एक आध किया है क्या, एक प्रोटो ऑन्कोजीन वाला किया। चलो देखते हैं। कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिजीजेस ऑफ ह्यूमन, एक्सप्लेन कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एंड मेटास्टेसिस विद रिस्पेक्ट टू दिस डिजीज। समझाती हूँ क्या है। चलो पहला क्वेश्चन ये सॉल्व ही कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है ये समझो। पहली बात औ औ औ औ औ, ठीक है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। पहले बेटा जी मैं आपको कॉन्टैक्ट इनहिबिशन के बारे में समझाती हूँ, हालांकि डायग्राम दिया हुआ है पर शिप्रा मैम मानेंगे नहीं, आपको पता है। जैसे मान लो कि ये सेल डिवीजन चलते जा रहा है, इधर से ये सेल डिवीजन आते जा रहा है, लल्ला लल्ला। अब जैसे ही इधर से सेल डिवीजन हो रहा है, उधर से सेल डिवीजन हो रहा है, जैसे ही बीच में ये दोनों सेल कांटेक्ट में आएंगी, यहाँ से अब सेल डिवीजन नहीं होगा। सेल शिप्रा लिख रही हूँ मैं, पागल हो गई हूँ मैं। हाँ, यहाँ से सेल डिवीजन क्या हो जाएगा बच्चों, सेल डिवीजन स्टॉप। ठीक है, सेल डिवीजन क्या हो गया, स्टॉप। पर यहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी जो है उसमें क्या नाम है, कैंसरस सेल में नहीं होती। मतलब यहाँ पर अगर वो किसी नॉर्मल सेल से टकरा भी जाए तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अलग तरीके से यहाँ पे डिवाइड होना शुरू हो जाती है, ऊपर ऊपर चलने लगती हैं और ये बना लेती हैं ट्यूमर। तो जो कैंसर सेल, मान लो ये कैंसर सेल है, तो अगर ये किसी का कॉन्टैक्ट में आ भी गई तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये अपना ऊपर डिवाइड करने लगेगी, इधर जगह नहीं तो हम ऊपर डिवाइड होने लगेंगे। दिस इज द कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ठीक, नाउ अगर ये जो सेल है, फिर ये जो है ये सेल निकली और ये कहाँ पर आ गई, ब्लड सर्कुलेशन में। ठीक है, ये ब्लड सर्कुलेशन में आई और ये किसी ऑर्गन में जाके सेटल हुई और वहां पर ट्यूमर बनाना शुरू कर दी। तो जब आपके ट्यूमर की सेल्स ब्लड सर्कुलेशन में आके दूसरे पार्ट्स को इन्फेक्शन करना शुरू कर देती हैं तो इसे हम मेटास्टेसिस कहते हैं। सो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द नॉर्मल सेल विच कॉन्टैक्ट विद द अदर सेल इनहिबिट्स द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। ये प्रॉपर्टी कैंसर सेल के पास नहीं होती। मेटास्टेसिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्यूमर सेल, जिसमें ट्यूमर की सेल्स जो होती हैं ब्लड सर्कुलेशन में आके डिफरेंट पार्ट्स को जाकर उसमें ट्यूमर बनाकर उनकी एफिशिएंसी को कम कर देती। करती क्या है, नॉर्मल सेल के खाने को खाने लगेंगे, बेचारा नॉर्मल सेल मरने लगेगा। क्लियर है? सो दिस इज द नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, दिस इज द कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। नॉर्मल चल रहा है, यहाँ पे देखो ट्यूमर बन गया, सेम चीज। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे देखना है क्या है। नेम द ग्रुप ऑफ जीन विच हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द नॉर्मल सेल। क्या थी? प्रोटो ऑन्कोजीन। प्रोटो ऑन्कोजीन जिसकी वजह से कैंसर नहीं होता। ठीक है, एंड लीड टू द कैंसर, हाउ दे डू सो। ठीक है, तो जब प्रोटो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हम ये बोलते हैं कि कैंसर हो गया। तो प्रोटो ऑन्कोजीन और सेलुलर ऑन्कोजीन, दीज जीन व्हेन एक्टिवेटेड इन सर्टेन कंडीशन, जैसे कोई रेज आ गई, कोई म्यूटेशन आ गया, कोई वायरस आ गया, तो इसकी वजह से ये जो है ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाते हैं। अब ये सेल कैंसरस हो गई है, तो कैंसरस सेल क्या करती हैं, रुकती ही नहीं है। कैंसरस सेल के बारे में और आपको पढ़ना है तो आप कैंसर शिप्रा मैम डालना, पूरा कैंसर बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है यूट्यूब में, उसको देखना कि कैंसर सेल में क्या क्या होता है। कैंसर सेल में मेटास्टेसिस का प्रॉपर्टी होता है, कैंसर सेल में टीलोमेरेज एक्टिविटी होती है, कैंसर सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो है वो नहीं होता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें कैंसर सेल की प्रॉपर्टी होती है। क्लियर? और कैंसर सेल्स जो होती है उनमें ऑन्कोजेनिक प्रॉपर्टी होती है, ऑन्कोजीन होते हैं उसमें, प्रोटो ऑन्कोजीन गेट कन्वर्टेड इनटू द ऑन्कोजीन ड्यू टू द म्यूटेशंस। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन क्या है, आप डाल लेना, आपको YouTube में मिल जाएगा। नेम एनी टू टेक्निक्स विच आर यूजफुल फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैंसर इन द इंटरनल ऑर्गन। बताओ कैसे हम पता लगाते हैं कैंसर है, बताओ। CT स्कैन और MRI। CT स्कैन एंड MRI। बेटा HIV को कैसे पता लगाते हैं? एलाइजा से। बट एलाइजा, लड़कियां कभी कंफर्मेटरी नहीं होती, तो एलाइजा एक लड़की का नाम है जो कंफर्मेटरी नहीं है, तो एलाइजा इज नॉट अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द HIV। ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉट। तो अगर किसी पेशेंट को HIV आता है एलाइजा से तो उसको घबरवाया नहीं जाता कि तुझे तो HIV है, उसको बोलते हैं आप कंफर्मेटरी कराओ, वेस्टर्न ब्लॉट कराओ। वेस्टर्न ब्लॉट से कंफर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ बायोप्सी, रेडियोग्राफी, CT स्कैन और MRI, ये होते हैं डिटेक्शन टेक्निक ऑफ द कैंसर। ठीक है,
नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर द कैंसर पेशेंट ऑफन गिवन है अल्फा इंटरफेरॉन एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट? बताइए, सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बेटा, सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, क्योंकि अल्फा इंटरफेरॉन जो होता है, अल्फा इंटरफेरॉन क्या होते हैं? अल्फा इंटरफेरॉन आर द साइटोकाइंस जो आपके इम्यून सिस्टम को जनरेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं ताकि ट्यूमर सेल्स को मारा जा सके। अल्फा इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं? इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं? वायरल इन्फेक्टेड सेल से निकलने वाले वो केमिकल जो दूसरे सेल्स को बचाते हैं। तो हम बाहर से इंटरफेरॉन दे देते हैं ताकि दूसरी सेल बच सके। क्लियर है? आगे बढ़े। एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंटेस्ट ऑफ कैंसर। बिनाइन ट्यूमर जैसे मोल हो गया, मसा हो गया, तिल हो गया, ये बिनाइन ट्यूमर होते हैं, ये फैलते नहीं हैं, ठीक है, ये होते हैं बिनाइन ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में आपको बताया, जो कैंसर की सेल फैल जाए ब्लड सर्कुलेशन में और दूसरे जगह टिश्यू पे जाकर कैंसर अपना ट्यूमर बनाने लगे, दूसरों सेल से न्यूट्रिशन खींचने लगे, दूसरी सेल्स को मारना शुरू कर दे, वो होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं? ऑन्कोजीन्स वो जीन होते हैं जो कि कैंसरस जीन होते हैं। आपके सेल्स में प्रोटो ऑन्कोजीन पाया जाता है जो कन्वर्ट हो जाता है ऑन्कोजीन में अंडर सर्टेन कंडीशन। कार्सिनोजेंस वो एजेंट होते हैं जिसकी वजह से कैंसर होता है। ये वायरस हो सकता है, कोई डाइज हो सकता है, कोई कलर हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, स्मोक हो सकता है, पान हो सकता है, बीड़ी हो सकता है, दारू हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऑन्कोजीन्स क्लियर हुआ। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हमने अभी डिस्कस किया। बिनाइन ट्यूमर आर द मासेस ऑफ सेल विच रिमेन कन्फाइंड टू देयर प्लेस, डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कॉजेज लिटिल डैमेज, वैसे नो डैमेज भी लिख सकते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं, दिस इज द मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल कॉल्ड एज नियोप्लास्टिक सेल। नियोप्लास्टिक सेल का मतलब होता है नई, हमेशा कभी मरने नहीं वाली। दे ग्रो वेरी रैपिडली, इन्वेड एंड डैमेजिंग सराउंडिंग टिश्यूज। क्लियर हुई? ओके, नाउ ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू द कैंसरस न्यूप्लास्टिक सेल इंड्यूस्ड बाय द, किससे किससे हो सकता है? फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट से। फिजिकल के अंदर क्या आता है? रेज आती हैं, एक्स रेज आती हैं, यूवी रेज आती हैं। केमिकल के अंदर क्या आता है? केमिकल के अंदर डाइज आती हैं, कलर्स आते हैं, ठीक है, मस्टर्ड गैस आती है। बायोलॉजिकल एजेंट के अंदर वायरसेस आते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेडिएशन, केमिकल लाइक ईटीबीआर हम डीएनए डिटेक्शन में डालते हैं, हम इलेक्ट्रोफोरेसिस में। जीन विच may be lead to oncogenic transformation of the cells called as oncogenes। क्लियर है? ये होते हैं oncogenes। क्लियर बच्चों, डन हो गई इतनी बात, ठीक। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, जो अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया, ठीक है, डन हो गया। सो आज के सेशन में हमने क्या क्या डिस्कस किया? आज के सेशन में हमने हर बीमारी के बारे में डिस्कस कर लिया। स्टार्ट करते हैं। हमने टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी डिस्कस कर ली, ठीक है, हमने बैरियर्स के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने कैंसर के बारे में, HIV के बारे में, मलेरिया के बारे में, अमीबियोसिस के बारे में, वायरल डिजीजेस के बारे में, बैक्टीरियल डिजीजेस के बारे में, हेल्थ के नॉर्मल चीज़ों के बारे में, एडोलेसेंस के बारे में, ओपीएम के बारे में, कोकेन के बारे में, सब कुछ यार, सब कुछ। आपको करना क्या है वो बता देती हूँ। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक चीज़ याद रखना कि इसके जितने भी इमेजेस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन हेल्थ एंड डिजीज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द नीट पर्सपेक्टिव टू। इससे सवाल आएगा और इसकी इमेजेस बेटा फूल, पौधा, पत्ती और स्ट्रक्चर जितने हैं इसको याद करके जाना। क्लियर है? अब देखते हैं। फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ द सक्सेस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम कोई काम करने पे सक्सेस पाए, पर कोई भी काम रिपीटेड करने से आप डेफिनेटली सक्सेस पाएंगे। तो फर्स्ट टाइम फेलियर को ये मत समझिए कि आप फेलियर हो गए, आप उसको बार बार करते जाएंगे तो आप उसमें प्रो बन जाएंगे। इस चैप्टर का कोई भी टॉपिक आपको आप शिप्रा मैम डालना यूट्यूब पे मिल जाएगा। मिलते हैं किसी अमेजिंग सेशन में मेरे प्यारे लल्ला, तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।